मॉर्निंग, बैठिए प्लीज। वो बीच में वो देखना ब्लर वलर नहीं हो जाए ना। सही चल रहा है एकदम, ठीक है। बैठो बैठो। गुड मॉर्निंग। चलिए, मेरा नाम दिनेश जैन, टाइम टेबल में डीजे करके लिखा रहेगा। मॉड्यूल 4 और मॉड्यूल 5 पढ़ाने के लिए मेरे को बोला गया है, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं मॉड्यूल 4 के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा, मॉड्यूल 4 में बेसिकली 3 चैप्टर हैं। एक है इलेक्ट्रोस्टैट्स, दूसरा है करंट और तीसरा है कैपेसिटर। इसमें से आपको पता ही होगा इलेक्ट्रोस्टैट आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। मुझे बोला गया 2 चैप्टर पढ़ाना है। कौन कौन सा? करंट वाला और कैपेसिटर वाला। और मॉड्यूल 5 के तो हम सारे चैप्टर पढ़ने वाले हैं। सारे चैप्टर मतलब मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, ईएमआई के बारे में, एसी के बारे में और ईएमडब्ल्यू के बारे में। आज हम पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ओ लाला, क्लास शुरू हो गई? क्लास शुरू है ना, बातचीत बंद। जैसा कि आप जानते हैं, ये जो चैप्टर है बेसिकली इसमें पढ़ना क्या होता है। बेसिकली इस चैप्टर का मेन मोटो क्या है, इसमें हमें पढ़ना है सर्किट्स के बारे में। सर्किट्स का हिसाब किताब करना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, करंट वोल्टेज वगैरह कैलकुलेट करना। इसके अलावा कुछ पावर वगैरह के बारे में रहेगा, बल्ब हीटर के बारे में रहेगा। इसके अलावा कुछ इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे, लाइक पोटेंशियोमीटर है, मीटर ब्रिज है, व्हीटस्टोन ब्रिज है, मीटर, वोल्ट मीटर सब है। तो बच्चों ये सब चैप्टर हम ये सब टॉपिक हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। लेकिन आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सिर्फ बेसिक्स के बारे में। बेसिक्स मतलब कंडक्टर में ऑब्वियसली आप सब जानते हैं कंडक्टर में करंट चलता है। आज हम सर्किट्स के ऊपर नहीं जाने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक बात करेंगे। कंडक्टर के बारे में आप लोगों को 8-10 छोटे छोटे पैरामीटर से इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ। कौन कौन से छोटे छोटे पैरामीटर आपने नाम भी सुना होगा शायद। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, मोबिलिटी होती है, करंट, करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी। इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे फिगर्स हैं। आज हमें सबसे पहले उनके बारे में बात करनी पड़ेगी। और ये इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने नीट में इनके क्वेश्चन आते रहे हैं। तो आज हम शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। चलिए, ध्यान दें। हम सब जानते हैं कि करंट चलाने के लिए में मटेरियल को हमने ब्रॉडली 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है। कौन कौन से? कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। ये सब हम जानते हैं कंडक्टिंग नेचर के बिहाफ पे। जैसा नाम है वैसा काम हो जाएगा। इंसुलेटर में बिल्कुल भी करंट नहीं चलता है, कंडक्टर में अच्छे से करंट चलता है और सेमीकंडक्टर में थोड़ा थोड़ा करंट चलता है। सारा खेल इस बात का है कि बेसिकली करंट चलाने के लिए हमारी 2 रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई ना कोई चार्ज कैरियर हमारे पास होना चाहिए, और दूसरी बात वो मोशन में होना चाहिए। आप लोगों को पता होगा इलेक्ट्रोस्टैट में आप पढ़ते हैं चार्ज के बारे में, बट वहां पे आप पढ़ते हैं स्टैटिक चार्ज के बारे में। तो ध्यान दें, जब तक चार्ज स्टैटिक नेचर में, स्टैटिक कंडीशन में है, तब तक वो सिंपली चार्ज है। लेकिन बच्चे अगर चार्ज फ्लो होने लग जाए, चार्ज बहने लग जाए, मूव करने लग जाए, दैट बिकम्स करंट। तो अगर हम करंट को सीधा सीधा डिफाइन करें, दैट इज सिंपली फ्लो ऑफ चार्ज। करंट इज सिंपली फ्लो ऑफ चार्ज। और हाँ, ध्यान दें, चार्ज मतलब कोई भी चार्ज, दुनिया का कोई भी चार्ज चलेगा तो करंट बन जाएगा। कई बार बच्चों का माइंडसेट ये होता है कि करंट जो है इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से बनती है। नहीं, कोई भी चार्ज, पॉजिटिव चार्ज चलेगा तो भी करंट बनेगी, नेगेटिव चलेगा तो भी करंट बनेगी, इलेक्ट्रॉन चलेगा तो भी बनेगी, प्रोटॉन चलेगा तो भी बनेगी, पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन चलेगा तो भी करंट बन जाएगी। एनी टाइप ऑफ चार्ज पार्टिकल, इफ इट इज मूविंग कंडीशन, दैट बिकम्स करंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आई थिंक करंट चलाने के लिए 2 रिक्वायरमेंट है। वन, देयर शुड बी चार्ज पार्टिकल। सेकंड रिक्वायरमेंट, दैट शुड बी इन रेस्ट और मोशन। मोशन, दैट शुड बी इन मोशन। तो अगर हम लोग हम सब अपनी पुरानी इंफॉर्मेशन के बेस पे जानते हैं कि आखिर कंडक्टर जो है वो अच्छे से कंडक्ट करते हैं और सेमी कंडक्टर थोड़ा थोड़ा कंडक्ट करते हैं, और
इंसुलेटर बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं करते हैं। इसका इंटरनल रीजन देखा जाए तो क्या कारण है? इंसुलेटर, इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन तो होते हैं लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब मूविंग चार्ज या चार्ज कैरियर नहीं होते हैं, इसलिए वो कंडक्ट नहीं करते हैं। कंडक्टर में, कंडक्टर अच्छे से कंडक्ट करते हैं ना। क्यों कंडक्ट करते हैं? क्योंकि कंडक्टर में मेटल्स में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि चार्ज कैरियर्स अवेलेबल हैं। तो ऑब्वियसली जब भी मौका मिलेगा, मौका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाएगा, बैटरी अप्लाई किया जाएगा, तो क्या होगा? चार्ज कैरियर है तो चलेंगे, और चलेंगे तो क्या बन जाएगा? करंट बन जाएगा। सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर होते तो हैं, लेकिन क्या होते हैं? ज्यादा लिमिटेड होते हैं। लिमिटेड होते हैं क्योंकि चार्ज कैरियर लिमिटेड है, तो ऑब्वियसली उनकी कंडक्टिविटी भी क्या रहेगी? लिमिटेड रहेगी। चलिए मेन मुद्दे पे आते हैं, कंडक्टर। क्योंकि सेमीकंडक्टर तो आपको सेपरेट चैप्टर है, वहां पढ़ते हैं, इंसुलेटर को डिस्कस करना नहीं है। इस चैप्टर में हमारा पूरा पूरा फोकस रहेगा कंडक्टर। जितने भी मेटल्स हैं, कॉपर सिल्वर जिंक, सब क्या है? इनको हम कंडक्टर बोलते हैं। ओके, मान लीजिए कोई कंडक्टर का टुकड़ा है। क्या लगता है, क्या इसमें अपने आप करंट चलेगा या बैटरी लगाना पड़ेगा? बैटरी लगाना पड़ेगा। ये हम सब ने सीखा हुआ है कि कंडक्टर अच्छे से करंट को चलाते हैं, वो अच्छे से करंट को कंडक्ट करते हैं। लेकिन कितना भी अच्छा कंडक्टर लाइए यार, मुझे लगता है बिना बैटरी लगाए करंट नहीं चलेगा। तो आज हमें सबसे पहले इंटरनल रीजन जानना है कि विदाउट बैटरी करंट क्यों नहीं चलता है, और हमें जानना है कि बैटरी अप्लाई करने के बाद करंट क्यों चलने लगता है। तो उसका इंटरनल रीजन समझने की कोशिश कर रहे हैं। स्टार्ट करता हूं, कंडक्टर विदाउट बैटरी। कंडक्टर विदाउट बैटरी। क्या सीन है? जैसे मान लीजिए कोई कॉपर का टुकड़ा है, कॉपर सिल्वर कोई भी मेटल रहा होगा। जैसा कि हमारी डिस्कशन हुई है, इसके अंदर क्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं? यस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो चार या लार्ज नंबर। ओबियसली बहुत लार्ज नंबर में होते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए, जिस भी सराउंडिंग में आपका मेटल या कंडक्टर रखा हुआ है, उस सराउंडिंग के टेम्परेचर की वजह से ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास बहुत सारी थर्मल स्पीड होती है। फिर सुन लीजिए, टेम्परेचर की वजह से एक स्पीड होती है, उसको क्या बोलते हैं? थर्मल स्पीड। और अगर स्पीड है तो बताइए इलेक्ट्रॉन बैठा रहेगा या मूव कर रहा होगा? मूव कर रहा होगा। लेकिन ध्यान दीजिए, मूव कर रहा है लेकिन वो रैंडम मोशन करता है, ब्राउनियन मोशन करता है। इसीलिए चार्ज के होने के बावजूद भी, मोशन होने के बावजूद भी करंट सेट नहीं होगा। क्या मतलब है मेरा? ये देखिए, अगर ये मेटल का पीस है, एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है, एक इस तरफ जा रहा है, एक इस तरफ जा रहा है, एक इस तरफ जा रहा है, और एक इस तरफ जा रहा है। यस, बोलिए मोशन है कि नहीं है? है। मोशन है। काम का मोशन की फर्जी मोशन? फर्जी मोशन है, ब्राउनियन मोशन है, रैंडम मोशन है। इसीलिए नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज जीरो रहेगा, करंट सेट नहीं होगा। तो अगर आज के बाद मुझे इंटरनल रीजन पूछा जाता है कि विदाउट अप्लाइंग बैटरी करंट इज जीरो, व्हाई, तो वहां पे मुझे आंसर क्या बोलना पड़ेगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर परफॉर्मिंग रेस्ट या इन मोशन। मोशन, मोशन है लेकिन काम का मोशन या ब्राउनियन मोशन, ब्राउनियन मोशन, इस वजह से करंट फ्लो नहीं होता है। बना लीजिए फोटो, मैं लिखवाता हूँ। शॉर्ट में लिख दीजिए, रैंडम मोशन, रैंडम मोशन, सो करंट जीरो। रैंडम मोशन, ब्राउनियन मोशन, इसलिए करंट कितना रहा? जीरो रहा। अब जैसा कि आप कह रहे हैं कि मैं कहानी आपको सुना रहा था, मैं बोल रहा था कि इसके बाद बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके पास स्पीड भी होगी, बोल रहा हूँ ना मैं इतना सारा। कहानी सुनने सुनाने के लिए सब अच्छा है, लेकिन यार मुझे इन सब बातों को कैलकुलेशन में इन्वॉल्व करना है। तो अगर कैलकुलेशन में इन्वॉल्व करना है तो इस कहानी में जितने भी किरदार हैं, मुझे लगता है उनको मुझे न्यूमेरिकल पैरामीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बच्चे ध्यान दें, जो कंडक्टर आज हम शुरू कर रहे हैं, इसके बारे में आपको बारी बारी से 8-10 छोटे छोटे पैरामीटर इंट्रोड्यूस करूंगा, वो हम शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि किसी भी कंडक्टर के बारे में एक पैरामीटर होता है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। पूरे टॉपिक में हम इसको स्मॉल एन से डिनोट करेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। शायद नाम से फील आ रहा होगा। यस, अभी मैं आपको बोल रहा था कि इसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो किसी भी कंडक्टर में यूनिट वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है, दैट फिगर इज डिफाइंड एज फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और पूरे टॉपिक में इसको हम लोग स्मॉल एन से डिनोट कर देंगे। लिख दीजिए, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मीनिंग हो गया। एन का ऑर्डर आपको याद करना चाहिए। एन का ऑर्डर है 10 पावर 28 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब। ऑर्डर का मतलब आप समझ गए होंगे। सभी मेटल्स के अंदर पर मीटर क्यूब वॉल्यूम में लगभग कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10 पावर 28। ये अपने नीट में क्वेश्चन है, ध्यान दें, छोटी छोटी बातें हैं।
यस, सीधा ही डेटा पूछा गया कि फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर क्या है, 4 ऑप्शन है, हमें आंसर देना 10 पावर 28 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब। बच्चों अगर मैं डिपेंडेंसी की बात करूं कि एन किस पे डिपेंड करेगा, तो मुझे बोलना चाहिए एन डिपेंड करेगा मेटल पे। आओ क्या लगता है आपके पास जितने भी कंडक्टर हैं, आप पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं ना, सारे मेटल के इक्वल कंडक्टिंग है, उनका एक सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस होता है, आप बोलते हैं ना सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर वगैरह वगैरह। तो किस बात का फर्क है? फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का फर्क है। सीधी सी बात है, सारे मेटल्स के अंदर भी जिसके अंदर स्मॉल एन जितना ज्यादा रहेगा, चार्ज कैरियर की अवेलेबिलिटी उतनी ज्यादा रहेगी, और चार्ज कैरियर की अवेलेबिलिटी जितनी ज्यादा रहेगी, उसके अंदर कंडक्टिंग नेचर उतना ज्यादा रहेगा। इसीलिए तो बोलिए स्मॉल एन सभी मेटल में सेम कि अलग अलग? अलग अलग। तो क्या हम बोल सकते हैं डिपेंड्स ऑन मेटल? यस, लिख दीजिए डिपेंड्स ऑन मेटल। डिपेंड्स ऑन मेटल यानी स्मॉल एन सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड कर रहा है? मेटल पर डिपेंड करेगा। और अगर आपको ये बात समझ में आ गई है, मैं आपको डिपेंडेंसी वगैरह सब सिखा के लेके चल रहा हूँ, ध्यान दीजिए हमारे आने वाले क्वेश्चन में इन सब बातों को यूज किया जाएगा, ठीक है? और अगर आपको ये बात समझ में आ गई, मुझे बताइए, ये दो ऑब्जेक्ट हैं बिल्कुल इक्वल डायमेंशन के, एक कॉपर एक सिल्वर, स्मॉल एन सेम के अलग अलग? अलग अलग, क्योंकि कॉपर सिल्वर बोल दिए, वेरी गुड। ये लीजिए दोनों कॉपर, कमान, छोटा ऑब्जेक्ट बड़ा ऑब्जेक्ट दोनों कॉपर, स्मॉल एन नहीं, एक छोटा और एक बड़ा ऑब्जेक्ट है, सेम रहा, वेरी गुड, ये मुझे सुनना था, बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने। छोटा ऑब्जेक्ट बड़ा ऑब्जेक्ट, आपके ऑब्जेक्ट की डायमेंशन वगैरह कुछ मैटर नहीं करती है, मेन मुद्दा क्या है? मेटल। एक पर्टिकुलर मेटल के लिए स्मॉल एन क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। मेटल चेंज होने के ऊपर क्या हो जाएगा? एन भी चेंज हो जाएगा। ये था फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की इंफॉर्मेशन। इस तरह से दूसरा पैरामीटर बेटे, थर्मल स्पीड। थर्मल स्पीड, इसको जनरली हम दिखाएंगे वीटी से। वी बोले तो स्पीड और टी बोले तो थर्मल, वीटी थर्मल स्पीड। अभी हमारी बात हुई थी कि जिस भी सराउंडिंग में आपका मेटल रखा हुआ है, उस सराउंडिंग का कोई ना कोई टेम्परेचर रहेगा, जो भी रहेगा। ऑब्वियसली उस सराउंडिंग टेम्परेचर की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन के पास एक हल्की सी स्पीड होती है, दैट इज डिफाइंड एज थर्मल स्पीड। से नाम से फील आ रहा होगा, स्पीड ड्यू टू टेम्परेचर, ठीक है? ये हो गया थर्मल स्पीड। अगर हम थर्मल स्पीड की बात करें, अगर इसका कैलकुलेशन करना चाहे तो कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, मुझे लगता है यार कंडक्टर में जो अपने फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, ये कैसा बिहेव कर रहे हैं? क्या ये आइडियल गैस के पार्टिकल जैसा बिहेव कर रहे हैं क्या? आपको याद है ना, आइडियल गैस अगर आप पढ़ते हैं, उसके जो पार्टिकल होते हैं क्या करते हैं? क्या रैंडम मोशन करते हैं? क्या उनके पास भी टेम्परेचर की वजह से स्पीड होती है ना? यस। तो एक इमेज बनानी है, एक फील अगर आपको लाना है, तो ये समझिए कि अपने कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन बिल्कुल कैसा बिहेव करते हैं? आइडियल गैस के पार्टिकल के जैसा बिहेव करते हैं। तो अगर मैं चाहूं तो मैं कैलकुलेशन कर सकता हूँ, कैसे? जरा सोचिए, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन फ्री इलेक्ट्रॉन लिखना चाहता हूँ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन फ्री इलेक्ट्रॉन, यू नो दैट विल बी हाफ एम वी टी स्क्वायर, यही होगा, बिल्कुल सही बात है। और क्या आपको पता है गैस के एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी आप क्या लिखते थे? 3/2 ऑफ के टी। याद होगा, वन मोल का तो 3/2 आर टी लिखते हो, और एक पार्टिकल क्या लिखते हो? 3/2 के टी, मैंने लिख दिया। तो अगर हम सोल्व करें तो वी टी आई एम गेटिंग इज √3 kT/m, ये हो जाएगा। यस, तो आप समझ गए हैं। यहाँ तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ये तो बोल्ट्जमैन होता है, वो आप जानते हैं। टी टी बोले तो टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा थर्मल स्पीड, कम टेम्परेचर कम थर्मल स्पीड। बच्चे अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करते हैं तो अगर मैं रूम टेम्परेचर ये फिगर कैलकुलेट करता हूँ, तो वीटी का ऑर्डर है लगभग 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ऑर्डर याद होना चाहिए, अपने एग्जाम में ऑर्डर्स को लेकर 2 बार 3 बार क्वेश्चन आ चुका है। लिख लें प्लीज, क्लास शुरू हो चुकी है, एक्शन में आ जाए सब लोग। ऑर्डर याद हो जाएगा, वीटी का ऑर्डर इज 10⁵ मीटर पर सेकेंड। एंड ऑफ कोर्स ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा वीटी, कम टेम्परेचर कम वीटी। थर्ड पैरामीटर एक होता है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम, बच्चे मैं इसको टो से दिखाऊंगा पूरे टॉपिक में। वो जो टॉर्क वाला टो होता है ना, उस तरह का सिंबल हमने, रिलैक्सेशन टाइम। अभी जो कहानी मैंने आपको सुनाई थी, उस कहानी को आपको देख रहे हैं, मैं फिजिकल पैरामीटर में कन्वर्ट करते जा रहा हूँ। यस, आपने बोला था कि बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको मैंने किससे डिनोट कर दिया? फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। आपने बोला था सब वो मोशन में होते हैं, तो उनकी स्पीड के बारे में मैंने वीटी ले लिया। और हाँ, वो ब्राउन एंड मोशन कर रहे हैं, तो क्या हो रहा होगा? क्या कोलिजन वगैरह भी हो रहे होंगे? यस। और अगर कोलिजन हो रहे होंगे, जरा एक इलेक्ट्रॉन के पाथ पे विचार करते हैं, जरा देखिए। एक इलेक्ट्रॉन के पाथ की हम बात करें तो कुछ आई थिंक कुछ ऐसा पाथ होगा, जब आप सोचिए,
मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन अपनी थर्मल स्पीड से, मेक श्योर वी आर टॉकिंग अबाउट वन इलेक्ट्रॉन ओनली, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन अपनी थर्मल स्पीड से, मान लीजिए बच्चे इधर जा रहा था, जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा, और मान लीजिए यहाँ जाके कोलिजन किया तो फिर उधर जाएगा कि डेविएट हो जाएगा, डेविएट हो जाएगा, आई थिंक डेविएट होते फिर इधर जा रहा है। और जब तक कोलिजन नहीं करेगा तब तक जाएगा, और जैसे ही कोलिजन करेगा फिर डेविएट हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का पाथ कैसा है, स्ट्रेट लाइन या जिगजैग? जिगजैग पाथ है, क्योंकि हमारी बात हुई थी कि रैंडम मोशन हो रहा है, कोलिजन चल रहा है, तो ऑब्वियसली क्या हो रहा होगा, जिगजैग पाथ हो रहा होगा। ठीक बात है, एक बात। दूसरी बात, आप देखिए इलेक्ट्रॉन ने एक कोलिजन यहाँ किया, अगला कोलिजन यहाँ किया, आई थिंक मान लीजिए ये जो दोनों कोलिजन के बीच का टाइम था, मान लीजिए 5 सेकंड था, ऐसे मन से बोल रहा हूँ, इतना बड़ा टाइम होता नहीं, ठीक है, मान लीजिए 5 सेकंड था। क्या लग रहा है अगले दो कोलिजन के बीच का फ्री टाइम वही है कि अलग है? अलग है। रैंडम मोशन है तो मुझे लगता है दो लगातार कोलिजन का फ्री टाइम हमेशा सेम रहेगा कि अलग अलग? अलग अलग। सही बात है ना? इसको प्रैक्टिकल लाइफ में यूं विजुअलाइज करिए, जैसे मान लीजिए कोई भीड़ भाड़ वाली जगह है ना, कोई मेला टाइप चल रहा है, ठीक है, भीड़ भाड़ वाली जगह है। अगर भीड़ भाड़ वाली जगह है और मान लीजिए हम लोग वहां चल रहे हैं, तो बोलिए क्या कोलिजन वगैरह हो जाते हैं ना? भीड़ भाड़ वाली जगह में अपन चल रहे हैं, भीड़ भाड़ वाली जगह में क्या होता है, लोग पर्टिकुलर डायरेक्शन मूव करते हैं या रैंडम मोशन करते हैं? रैंडम मेला टाइप सोचिए ना। या फिर मान लीजिए आप लोगों का जब ब्रेक होता है तो बाहर लोग क्या करते हैं, डायरेक्शनल मोशन या रैंडम मोशन? रैंडम। सब लोग रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। और भीड़ भाड़ वाली जगह में अगर रैंडम मोशन होगा तो बोलिए क्या टकराना भी हो जाएगा? सही बात है ना? कुछ लोग तो जानबूझ के टकराते रहते हैं, सही बात है कि नहीं? तो कहने का मतलब यह है कि टक्कर वक्कर हो जाती है, ठीक है। तो क्या लगता है जो टक्कर होती है, जो कोलिजन होता है, फिक्स टाइम पे होता है या रैंडम होता है? हो सकता है आप भीड़ में चल रहे हैं, हो सकता है कि आप 5 मिनट बाद किसी से टकराए, हो सकता है आप 2 मिनट बाद टकराए। तो मैं समझ गया कि हर दो लगातार टक्कर के बीच में थोड़ा सा फ्री टाइम मिलता है, हर दो कोलियन के बीच में थोड़ा सा फ्री टाइम मिलता है, सेम सेम के अलग 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 अलग। तो बचे बहुत सारे फ्री टाइम का अगर एवरेज निकाल दें, बहुत सारे फ्री टाइम का एवरेज निकाल दें, दैट इज डिफाइंड एज रिलैक्सेशन टाइम। शायद नाम से फील आ रहा होगा, रिलैक्स होने का टाइम, यानी कि वो टाइम जिसमें हमने कोई कोलिजन नहीं किया, आराम करने का टाइम, रिलैक्स होने का टाइम, दैट इज डिफाइंड एज रिलैक्सेशन टाइम। लिखना चाहिए एवरेज फ्री टाइम, एवरेज फ्री टाइम between two consecutive collisions, average free time between two consecutive, consecutive बोले तो लगातार, consecutive collisions, ठीक है। ये इसका मैंने मीनिंग बता दिया, इसका ऑर्डर याद करेंगे आप लोग। बच्चों टो का ऑर्डर है, पता है क्या किसी को? 10 पावर माइनस 14, 10 पावर माइनस 14 सेकेंड। नीट में आया क्वेश्चन है ये। मैं आपको ऑर्डर इसीलिए नहीं लिखवा रहा हूँ, जो भी एग्जाम में पूछा सकता है सब बोलना पड़ेगा, इसलिए बोला जा रहा है। कुछ चीजें आपको लर्न करनी है। ये इसका ऑर्डर हो जाएगा, और शायद आप फील कर पा रहे होंगे इसको, जरा फील करो, इसको उल्टा समझो यार, कि अगर दो लगातार कोलिजन में इतना टाइम लग रहा है तो जरा इसका उल्टा मीनिंग निकालें। आई थिंक एक सेकंड में 10 पावर 14 कोलिजन हो रहे हैं। फील कर पा रहे हैं इसका मीनिंग? एक सेकंड में 10 पावर 14 कोलिजन, 10 पावर 14 वाला समझ गए ना आप? आई थिंक कैलकुलेटर वगैरह सब फेल हो जाएगा। कैलकुलेटर में 8 डिजिट आता है, बड़ा कैलकुलेटर आपको 10 डिजिट आता है, कितना चल रहा है? 14 डिजिट, हाँ यू नो। तो आपके दिमाग में फील होना चाहिए, डेटा जो आप लिख रहे हैं उसका फील भी रखें। यस, क्या लग रहा है आपको? कोलिजन का दो चार है, बहुत फ्रिक्वेंटली कोलिजन है, बहुत फ्रिक्वेंट, बहुत ज्यादा कोलिजन हो रहे हैं, इतने ज्यादा हो रहे हैं कि पार्टिकल आगे नहीं बढ़ पा रहे, समझ रहे हैं? ये देखो इधर एक इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हैं आप? एक इलेक्ट्रॉन यूं मानिए अपनी जगह पे वाइब्रेट टाइप कर रहा है, अपनी जगह पे हिल रहा है, वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा क्योंकि टक्कर इतनी ज्यादा हो रही है। एक सेकंड में 10 पावर 14 टक्कर, समझ रहे हैं? मिलियन बिलियन सब फेल हो गया, हाँ। तो इतनी ज्यादा कोलिजन होंगे तो इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन को चार्ज को आगे फ्लो होने का एक नेट डिस्प्लेसमेंट मिल ही नहीं पा रहा है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, अपनी जगह पे वाइब्रेशन टाइप कर रहा है, अपनी जगह पे बस ऐसे ऊपर नीचे हिल रहा है, और इसीलिए तो करंट जीरो है। बॉस अगर इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ जाता तो करंट जीरो था कि बन जाता? करंट बन जाता ना। मैं कह रहा हूँ कि करंट नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो आखिर क्या प्रॉब्लम है, वही तो समझने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, ये टो का ऑर्डर हो जाएगा। क्या हम लोग डिसाइड कर सकते हैं टो किस पे डिपेंड करेगा? टो डिपेंड्स, बोलो बच्चे, टो। यस, आई थिंक तो मेटल पे डिपेंड करना चाहिए। यस, सोच के देखो यार, जिस मेटल में ज्यादा भीड़ होगी, क्या वहां टक्कर ज्यादा होगी, तो आराम करने का टाइम कम मिलेगा। तो आई थिंक हम बोल सकते हैं डिपेंड्स ऑन मेटल। कॉमन सेंस की बात है, ज्यादा भीड़ होगी तो टक्कर ज्यादा होगी, और कम भीड़ होगी तो टक्कर कम होने वाली, कॉमन सेंस की बात है। दूसरा, यार हमें लगता है टेम्परेचर पर डिपेंड करेंगे। टेम्परेचर, सही बात है, क्योंकि टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन चलेगा कि तेज चलेगा? तेज चलेगा। इलेक्ट्रॉन तेज चलेगा तो ऑब्वियसली क्या बोलते हैं, भगदड़ मच गई। जैसे मान लीजिए कोई भीड़ भाड़ वाली मेला टाइप जगह है, सब लोग अपनी अपनी स्पीड से चल रहे हैं, कोलिजन भी हो रहे हैं, सब हो रहा है, बढ़िया है।
मान लो अचानक वहां भगदड़ मच जाए तो कोलिजन होंगी, बहुत ज्यादा कोलिजन, बहुत ज्यादा। तो बोलिए क्या रिलैक्स होने का टाइम बढ़ेगा ही कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो हमें कहना है टेम्परेचर बढ़ना है तो डाउन। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली कोलिजन बहुत फ्रीक्वेंट होंगे, आराम करने का टाइम कम हो जाएगा। ये था इसके बाद। वापस से कनेक्ट करता हूँ चीजों को, ध्यान दें। जैसा कि मैंने आके बताया कि आज हम सर्किट की बातें नहीं करेंगे, कुछ बेसिक पैरामीटर पर डिस्कशन करना है, और ये डिपेंडेंसी वगैरह सब आपके काम की है। अभी सिखा रहा हूँ, थोड़ी देर में जब सवाल शुरू करूंगा तो सही से जवाब आने चाहिए, ठीक है? अच्छे से सीखें, अपनी पुरानी नॉलेज को साइड में रखें। किसी को अगर ये हो कि मेरे को आता है, अभी थोड़ी देर में सवाल शुरू होंगे, पहले मैं सिखाऊंगा फिर पूछूंगा, सही से जवाब आने चाहिए, ठीक है? चलिए वापस से बोलता हूँ। कंडक्टर में अपने आप करंट चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। विदाउट बैटरी करंट नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है क्या? है। मोशन नहीं है क्या? है। वेरी गुड, ये सुनना है मुझे, ये मत बोलना मोशन नहीं है। काम का मोशन की फर्जी मोशन? फर्जी मोशन। उन सब कहानियों को समझाने के लिए तीन फिजिकल पैरामीटर ला दिए। वन, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सेकंड थर्मल स्पीड, एंड फोर्थ इज रिफ्लेक्शन टाइम। चलिए, आप सब बच्चों ने मेरी बात मान ली कि हाँ यार बात सुन लिया आपका, बोले अपने आप तो करंट नहीं चल रहा है, लेकिन मान लीजिए आपने जिद किया भाई तू तो करंट चला, करंट चला, तो करंट चलाने का तो एक ही आइडिया है, क्या करें? तो बैटरी अप्लाई करना पड़ेगा। यस। तो बच्चे, हम सब लोग जानते हैं कि बैटरी लगाने पे करंट चलता है, सही बात है, करंट चलता है, लेकिन हमें अंदर जाके देखना कि अंदर क्या हो गया यार, ऐसा क्या हुआ अंदर के करंट चलने लगा। तो देखते हैं। दैट वाज बैटरी विदाउट कंडक्टर विदाउट बैटरी, और दिस इज कंडक्टर विथ बैटरी। अगला सीन, कंडक्टर विथ बैटरी। ये देखिए बच्चे, इसे मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है, आप मेरे को बोले कि भाई तू इसमें करंट चला, तो इसमें करंट चलाना, तो मैं समझ गया कि भाई करंट चलाने का तो एक ही तरीका है, क्या किया जाए? बैटरी अप्लाई किया। तो देखो बच्चे, मैंने बैटरी अप्लाई कर दिया, मान लीजिए 20 वोल्ट का बैटरी अप्लाई कर दिया, और मान लीजिए कंडक्टर का लेंथ है एल। आइए कुछ टेक्निकल बातें कर लेंगे, करंट क्यों चलेगा। यस, व्हाट वी आर डूइंग, दिस इज द हाई पोटेंशियल ऑफ योर बैटरी एंड दिस लो पोटेंशियल। बाय कनेक्टिंग हाई पोटेंशियल हियर, दिस हैंड हैज बिकम हाई पोटेंशियल। ये क्या बन गया? लो पोटेंशियल। कॉमन सेंस की बात है। ये लोग पहले से हाई और लो थे या बन गए हैं? बन गए हैं। By applying battery, we are just making this end high potential and this end low potential. यार मैंने सुना है कि हाई से लो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रोस्टैट्स। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैट्स। तो भाई आपने क्या कर दिया, इसको हाई और इसको लो बना के, क्या मैं बोल दूं कि तुमने अपने कंडक्टर के अंदर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड सेट कर दिया है? यस। मैंने सुना इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता था डीवी बाई डी आर। इलेक्ट्रोस्टैट्स, हाँ, इलेक्ट्रोस्टैट आता है ना आप लोगों को? मुझे बताया गया है कि आता है। हाँ, क्या सही बताया गया मुझे? इसलिए मेरे को बोला पढ़ाना नहीं है आपको। मैं बोला इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाना है, बोले नहीं उनको आता है। तो मैं मान के बैठा हूँ को आपको आता है। क्या मैं सही मान रहा हूँ ना? कुछ लोगों को डाउट हो गया। कोई बात नहीं, जहां चाहिए मैं बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है? हम सब लोग यहाँ सीखने सिखाने के लिए, जो मेरे को चाहिए सब मैं बताऊंगा आपको, पहले से आता है कि नहीं आता, जो मेरे को चाहिए मैं सब बताऊंगा। चलिए, तो बच्चे मैंने सुना इलेक्ट्रिक होता है डीवी बाई डी आर, ठीक है? डीवी बाई डी आर, इन दोनों पॉइंट्स का डीवी पोटेंशियल डिफरेंस इज वी एंड डी आर इज एल। बॉस मुझे लगता है भाई साहब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो गया है। सो बाय अप्लाइंग बैटरी व्हाट एक्जेक्टली वी आर डूइंग, वी आर जस्ट इंसर्टिंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड योर कंडक्टर। वी आर जस्ट इंसर्टिंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड योर कंडक्टर। जानबूझ के अंदर भेज दिया, क्यों भेज दिया समझिए। यस, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंच गया। मैंने सुना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकुलर फोर्स लगाता है, एफ बराबर क्यू ई। पॉजिटिव पर ई के अलोंग लगता है और नेगेटिव पर ई के अपोजिट। बस तुम्हारे अंदर इलेक्ट्रॉन है ना, तो ई वाज राइट वर्ड, तो फोर्स विल बी। अब तो इलेक्ट्रॉन में फोर्स लगने लग गया। तो इलेक्ट्रॉन देखो, पहले तो आगे नहीं बढ़ रहे थे, अपनी जगह हिल रहे थे, अब तो फोर्स लगने लग गया। अब इलेक्ट्रॉन के आगे बढ़ना पड़ेगा। यस, अब इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेंगे तो बच्चों, अब इलेक्ट्रॉन जिस पर्टिकुलर स्पीड से आगे बढ़ेंगे उसको बोला जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वीडी के बारे में सब लिखवा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है? हाँ हाँ, अब तो मेरे इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ने लग गए हैं। अब तो इलेक्ट्रॉन का नेट डिस्प्लेसमेंट चालू हो गया है। और बच्चे, इलेक्ट्रॉन जिस नेट डिस्प्लेसमेंट से आगे बढ़ रहे हैं उसको हम डिफाइन करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यस, इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू हो गया है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शुरू हो गया है, और इलेक्ट्रॉन चार्ज का मोशन शुरू हो गया है। इज इट मेकिंग करंट? यस। तो ध्यान दीजिए, पॉजिटिव चले चाहे नेगेटिव चले, करंट बनता है। इसलिए स्टैंडर्ड क्या माना हुआ है, जिधर पॉजिटिव चलेगा करंट उधर माना हुआ है। तो जिधर नेगेटिव चलेगा करंट उधर में कि उल्टे में हो जाए? उल्टे में। आई थिंक इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग लेफ्टवर्ड ना, सो करंट शुड बी राइटवर्ड। दिस इज हाउ करंट इज एस्टेब्लिश्ड बाय अप्लाइंग द बैटरी। फिर सुन लीजिए, बैटरी लगाया तो अंदर क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पहुंच गया। इलेक्ट्रिक पहुंच गया तो इलेक्ट्रॉन पे क्या करेगा, फोर्स लगा उनको आगे बढ़ाएगा। और अब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शुरू हो गया है। अब इलेक्ट्रॉन का आगे बढ़ना चालू हो गया है, और इलेक्ट्रॉन बहने लगे, इलेक्ट्रॉन चलने लगे, इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू हो गया। दैट्स इट, दैट इज मेकिंग करंट। इस तरह से करंट सेट हुआ है। इसको आप उल्टा भी ले सकते हैं, उल्टा समझिए। किसी के दिमाग में आ सकता है यार बैटरी लगाने की क्या जरूरत है,
हमसे बोलते हैं ना बैटरी लगाने पे करंट चलेगा, उल्टा समझो ना। जैसे मान लीजिए आपने मेरे को बोला कि भाई तू करंट चला इसमें, तो मैं देखा कि फ्री इलेक्ट्रॉन तो है, करंट अपने आप, इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेंगे तो करंट बनेगा ना। इलेक्ट्रॉन अपने आप आगे बढ़ रहे थे कि नहीं? इलेक्ट्रॉन अपने आप आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? नहीं बढ़े। और नहीं बढ़े तो मुझे पता था कि भाई इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ाना जरूरी है। देखो यार, दुनिया में कोई भी काम कराने के दो ही तरीके हैं, या तो काम प्यार प्यार से हो जाए, वरना ठोक ठोक के कराना पड़ेगा। बोलो इलेक्ट्रॉन प्यार से आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा? इलेक्ट्रॉन प्यार से आगे नहीं बढ़ा तो मैं समझ गया कि भाई साहब मामला प्यार प्यार से नहीं होने वाला है, क्या ठोक ठोक के आगे बढ़ाना पड़ेगा? यस। हम लोगों ने प्लान करके, जानबूझ करके, इंटेंशनली हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन को अंदर भेजा है। मैंने इलेक्ट्रॉन को अंदर भेजा और क्या बोला उसको, यार वो इलेक्ट्रॉन आगे नहीं खिसक रहे हैं, तो जरा डंडा मार मार के आगे खिसका। तो इलेक्ट्रॉन अंदर गया। इलेक्ट्रॉन अंदर जाकर के क्या मेरा काम कर रहा है? यस। इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे हिल रहा था, आगे नहीं बढ़ रहा था, तो मैंने इलेक्ट्रॉन को अंदर भेजा जानबूझ के कि भाई तू अंदर जा, और इलेक्ट्रॉन को डंडा मार मार के आगे बढ़ा। क्या इलेक्ट्रॉन मेरा काम कर रहा है? यस। अब इलेक्ट्रॉन कैसे आगे बढ़ रहे हैं? प्यार से कि ठोक ठोक के? ठोक ठोक के। आप जानते हैं करंट दो प्रकार का होता है, ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट, नाम सुने हो? सेमीकंडक्टर पढ़ लिया क्या आपने? बहुत ही अच्छी बात है। सेमीकंडक्टर, यस, वहां दो तरह का करंट होता है, ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन। ठीक है ना? जब भी चार्ज का मोशन जो होता है वो डेंसिटी में डिफरेंस की वजह से होता है। कहीं पे मान लीजिए चार्ज के हायर डेंसिटी में, कहीं लोअर डेंसिटी में है, तो चार्ज क्या होगा, हायर से लोअर डेंसिटी में जाएगा। दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन प्रोसेस। तो उसको करंट को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन करंट। और बच्चे कभी कभी करंट या चार्ज के का मोशन जो है ना फोर्सफुली करा जाता है, मतलब जबरदस्ती करा जाता है, उसको बोलते हैं ड्रिफ्टिंग। ड्रिफ्ट का वर्ड का मीनिंग देखिए आप जाकर के, मिलेगा कि इस चीज को फोर्सफुली खींचना, घसीटना टाइप, समथिंग लाइक। बोलिए, इलेक्ट्रॉन प्यार से आगे बढ़ेगी घसीट घसीट के, घसीट घसीट के। दिस इज ड्रिफ्टिंग प्रोसेस, दैट्स व्हाई करंट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट करंट। इस तरह से करंट सेट होगा। फोटो बनाइए। तो ये जो प्रोसेस बच्चों मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, इसके दौरान मुझे फिर कुछ नई नई बातें पता लग गई। क्या? तीन पैरामीटर हो चुके ना हमारे, फोर्थ पैरामीटर आइए। फोर्थ पैरामीटर इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको आपने देखा होगा, मैंने वीडी से डिनोट किया है। कंफ्यूज मत होना, अभी थोड़ी देर पहले वीटी था, थर्मल स्पीड, और ये क्या है अपने पास? वीडी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। डी बोले तो ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बेटे अगर ऑर्डर की बात करें, वीडी, इसका ऑर्डर याद करिए, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ऑर्डर याद करना चाहिए, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। नीट में आंसर ये नहीं था, नीट में आंसर ये वाला था। बोलिए, क्या लिखा जा सकता है? कमान, 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड। बात वही है, मैं अलग तरह से लिख रहा हूँ, ठीक है, वो तो हो जाएगा। चलिए बच्चे, वीडी का ऑर्डर है। अगर हम लोग फॉर्मूला डिराइव करते हैं वीडी का, तो हमें मिलता है ईटो बाय एम इंटू कैपिटल ई। ये वीडी का फॉर्मूला है। बोलिए, क्या मैं इसको आगे बढ़ा के लिखूं? ईटो बाय एम इंटू क्या, वी बाय एल। अभी हर चीज का मैं खूब अच्छे से यूज करने वाला हूँ, फॉर्मूला याद होना चाहिए आज के बाद। कंडक्टर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला ई टो बाय एम इंटू ई, और ई को तो आप क्या लिख सकते हैं? वी बाय लिख सकते हैं। आई थिंक आप इसमें सारे पैरामीटर पहचान रहे होंगे। ई बोले तो इलेक्ट्रॉन चार्ज, एम बोले तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बोले तो रिलेक्शन टाइम, तो बोले तो रिलेक्शन टाइम, और ई बोले तो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ई को मैंने वी बाय भी लिख दिया, ऐसा आप देख रहे हैं। ये फॉर्मूला हो जाएगा किसके बारे में? वीडी के बारे में। अभी थोड़ी देर पहले वीटी था, और अभी क्या आ गया? वीडी। बोलिए, मुझे बताइए करंट चलाने के लिए कौन जिम्मेदार है, वीटी या वीडी? वीडी। वेरी गुड, यही मुझे सुनना है। ध्यान दीजिए, थर्मल स्पीड करंट चलाने के लिए बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है। थर्मल स्पीड की वजह से क्या हो रहा था? डायरेक्शनल मोशन है, रैंडम मोशन, रैंडम मोशन। मेक श्योर करंट का पूरा पूरा क्रेडिट किसको देना चाहिए? ड्रिफ्ट वेलोसिटी को देना चाहिए। और वैसे ही बताओ यार, अगर थर्मल स्पीड करंट चलाता होता, तो आई थिंक बैटरी लगाने के लिए थर्मल स्पीड था ना आपके पास, तब करंट चल जाता। तो आप बैटरी लगाने के बाद ही वीडी पिक्चर में आता है, वीडी पहले तो था ही नहीं। वीडी पिक्चर में ही कब आया? बैटरी अप्लाई करने के बाद। और वीडी जब पिक्चर में आया तब जाके करंट सेट हो गया। मेक श्योर करंट का पूरा पूरा क्रेडिट किसको जाता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी को जाता है, ठीक है, ये हो जाएगा। फिफ्थ, अच्छा एक छोटी सी बात पूछूं आपसे, चलो अगला पॉइंट के बाद बोलते हैं। एक टर्म होता है बेटे मोबिलिटी। मोबिलिटी को जनरली हम म्यू से डिनोट करते हैं, वो जो माइक्रो वाला म्यू होता है उससे, मोबिलिटी।
यानी जो आपके चार्ज कैरियर हैं किसी भी सिस्टम में, उसको मोबिलिटी डिफाइन करते हैं हम लोग। मोबिलिटी को क्या डिफाइन किया गया है? इट इज डिफाइंड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जरा सोचिए जो डेफिनेशन है, जरा सोचिए कि मैंने ई फील्ड अप्लाई किया बेटे, तो उससे मुझे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना मिला? वीडी। मैं सोच रहा हूँ कि यूनिट फील्ड अप्लाई करता, यूनिट, तो बोले कितना मिलता? कितना मिलता? वीडी बाई ई, एंड दैट इज डिफाइंड एज मोबिलिटी। तो वी डी बाई ई, बोलिए क्या मैं इसको ऐसा लिखूं? ई टो बाय एम, वी डी बाई दैट इज ई टो बाय एम। तो ये छोटे छोटे पैरामीटर्स हैं, इनकी डिपेंडेंसी वगैरह पे क्वेश्चन होता है। लिखा बच्चों ने? ये मोबिलिटी के बारे में एक छोटा सा सवाल मुझे आपसे करना है। मुझे बताएं यार कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, बच्चे अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो बोलिए यस, वीडी बढ़ेगा, कम होगा, सेम रहेगा? कम ऑन, बढ़ेगा, कम होगा कि सेम रहेगा? कम होगा। शाबाश, देखो कंफ्यूज मत हो। एक्चुअली माइंडसेट या गलतफहमी कहाँ से आती है बताता हूँ आपको। चलो और अच्छे से बोलता हूँ। आई थिंक टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बताइए सबसे पहली बात, वीटी, वीटी तो बढ़ेगा। क्या लगता है वीटी बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन चलेंगे, तेज तेज चलेंगे? तेज तेज चलेंगे तो बोलिए क्या कोलिजन ज्यादा होंगे? कोलिजन ज्यादा होंगे तो टो डाउन होगा। वेरी गुड, बोलिए टो डाउन होगा बेटे, और टो डाउन होगा, आ जाइए टो डाउन, तो बोलिए वीडी भी डाउन। ये हमें सीखना है, ध्यान दीजिए, वीडी डाउन होगा, ये हमें सीखना है। तो मेक श्योर अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो थर्मल स्पीड बढ़ रहा है, यस थर्मल स्पीड बढ़ रहा है, मगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो रहा है। मैथमेटिकली आप देख सकते हैं। किसी को मैथमेटिकल नहीं देखना, किसी को फिनोमेना जानना, बोले यार ऐसे कैसे हुआ, तो अगर आपको अंदर की बात जानते मैं वो एक्सप्लेन कर सकता हूँ। कैसे? यूं सोचिए, मान लीजिए कोई मेला टाइप जगह है, ठीक है, वहां पे रैंडम मोशन हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ा देंगे यानी कि भगदड़ मच गया है ना, भगदड़ मच गया तो इलेक्ट्रॉन चलेंगे कि तेज चलेंगे? तेज चलेंगे, वीटी बढ़ गया। मुझे बताइए कि अगर भगदड़ मच जाएगा तो बताइए किसी एक मेंबर के इधर से उधर मूव करने का जो इधर से उधर मूव करने का जो प्रोसेस है वो फास्ट होगा कि स्लो होगा? दैट्स इट, ये मुझे सिखाना है। क्या समझ में आया आप लोगों को? सोचिए, मान लीजिए अपन लोग के मेला टाइप कोई जगह में हम लोग हैं, और मान लीजिए हम लोग एक जगह से दूसरी जगह चल रहे हैं, ठीक है, टक्कर भी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, हम बढ़ रहे हैं आगे धीरे धीरे। मान लीजिए वहां भगदड़ मच जाएगा, तो हमारे आगे बढ़ने का प्रोसेस फास्ट होगा कि स्लो होगा? स्लो। तो जो इफेक्टिव प्रोसेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट था, जो आगे बढ़ने का जो डिस्प्लेसमेंट का जो नेट फ्लो ऑफ चार्ज का जो प्रोसेस था, वो क्या होगा? स्लो हो जाएगा। तो शायद वीडी, वीडी जो नेट डिस्प्लेसमेंट को शो करने वाला वेलोसिटी, तो ऑब्वियसली ये स्लो होगा, तो ऑब्वियसली वीडी क्या हो जाना चाहिए? कम। और वीडी कम हो जाना चाहिए तो बोलिए क्या मोबिलिटी भी कम हो जाना चाहिए? यस, ये हमें सीखना है, मोबिलिटी भी क्या होगी? कम होगी। मैथमेटिकली जाइए तो कर सकते हैं ना, टो डाउन तो क्या हो जाएगा? म्यू डाउन हो जाएगा। अब पता है गलतफहमी कैसे आती है? जैसे अगर मैं किसी बच्चों को डायरेक्ट पूछता कि देख भाई टेम्परेचर बढ़ा दिया है, मोबिलिटी का क्या होगा, तो कहीं ना कहीं बच्चों का माइंडसेट क्यों चलता है कि मोबिलिटी, टेम्परेचर बढ़ा दे तो मोबिलिटी बढ़ जाएगी। नहीं बढ़ेगी। टेम्परेचर बढ़ाने पे थर्मल स्पीड बढ़ेगी, थर्मल स्पीड बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन तेज चलेंगे, इलेक्ट्रॉन तेज चलेंगे तो किसी इलेक्ट्रॉन का नेट आगे बढ़ने का प्रोसेस फास्ट होगा कि स्लो होगा? यस, तो मोबिलिटी जो है वो नेट डिस्प्लेसमेंट के बारे में है। ऑब्वियसली आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कम होगा और ऑब्वियसली आपकी मोबिलिटी भी कम होने वाली। लिख लें जो ठीक लगता है, जो ठीक लगता है लिख लें। ये था फिफ्थ पैरामीटर। नेक्स्ट सिक्स पैरामीटर। सिक्स पैरामीटर इज करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ऑब्वियसली आप देख रहे हैं मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बैटरी लगाने पे करंट चलेगा, ऐसा बोल रहा मैंने आके। तो करंट होता क्या भाई, ये तो बताओ पहले। करंट, करंट, करंट आप सिंपल जानते हैं, दैट इज सिंपली रेट ऑफ चार्ज फ्लो, आई सिंपली डी क्यू बाई डी टी। इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं, सबको पता है। आपको ही पता है करंट वेक्टर है कि स्केलर है? स्केलर है, रेट ऑफ चार्ज फ्लो है। इस फॉर्मूला का यूज कैसे रहेगा? कई बार हम आपको चार्ज देकर के करंट पूछेंगे, कई बार हम करंट देकर के चार्ज पूछेंगे। तो ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे, अगर मैंने कभी चार्ज का फंक्शन आपको दिया तो करंट क्या हो जाएगा, उसका डेफिनेशन कर देना। कभी करंट का फंक्शन देकर चार्ज पूछूंगा तो क्या कर लेना, इंटीग्रेशन। वो सबको दिखता होगा। इसके ऊपर साधारण क्वेश्चन कैसे होते हैं ये देखिए। जैसे मान लीजिए बेटे मैंने कहा, अच्छा आपने एग्जाम का क्वेश्चन देता हूँ, सुनो। जैसे मान लीजिए मैंने कहा Q was 80 माइनस dt स्क्वायर, ठीक है। यस, चलिए करंट पता करनी है हम लोगों को, आ जाइए करंट। बोलिए बच्चे क्या लिखे? करंट dq बाय dt क्या होगा बेटा? ये a माइनस टू बीट, ये हो गया। अपने एग्जाम में एक बड़ा क्वेश्चन था, वो बड़ा क्वेश्चन मैं बाद में लूंगा जब मैं हीट पढ़ाऊंगा आप लोगों को, लेकिन फिलहाल
उसमें हमारी रिक्वायरमेंट थी कि हमें वो टाइम जानना था जब करंट जीरो हो जाए। तो बोलिए करंट का फंक्शन तैयार है? यस। करंट इज कांस्टेंट या टाइम डिपेंडेंट? ऑफ कोर्स मैंने वो इंस्टेंट जानना है, व्हेन करंट बिकम जीरो। तो बोलिए क्या करंट को उठा के जीरो कर दूं मैं? बोले बच्चे, T is A by 2D. This is the instant when current is going to be zero. In this particular question, what we are doing? We are just providing charge. We are getting current by differentiation. लिख लो जो ठीक लगता है। कब तक इसको देखते रहोगे? आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन ये देखिए, चार्ज है बेटे 3t² प्लस 2t। फाइंड करंट एट टाइम बराबर 1 सेकेंड। चलो आंसर ले आओ जल्दी से, कम ऑन गेट द आंसर। 30 सेकेंड है आपके पास, कम ऑन जल्दी से आंसर लाए। चार्ज दिया है, मैंने बोला करंट चाहिए कब? टाइम बराबर 1 सेकेंड। कम ऑन गेट द आंसर। 8 सोल्व कर लीजिए जो भी है। 6t प्लस 2 करेंगे, वैल्यूज डालेंगे। वेरी गुड, दिस विल बी 8 यूनिट। ठीक है बेटे, 8 यूनिट हो जाएगा। सिंपल है, ये सब बेसिक सवाल ले रहे हैं। अभी अपने जो असली सवाल है शुरू नहीं हुए हैं, है ना। अभी शुरुआत किया कर रहे हैं, आज पहला लेक्चर है, छोटी छोटी बातें कर रहे हैं, धीरे धीरे डोज बढ़ा देंगे। ठीक है, डोंट वरी, अभी कुछ बेसिक सीखना जरूरी है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, बच्चों को बड़े क्वेश्चन सोल्व करना आता है, बेसिक क्वेश्चन में अटक जाते हैं। कहीं भी नहीं अटकना। अगला क्वेश्चन उल्टा सवाल लेते हैं ना। आओ बेटे, मान लीजिए आई है 3t² प्लस 2t। मैंने कहा टोटल चार्ज पता करिए बिटवीन 0 to 3 सेकेंड। करंट का फंक्शन दिया बेटे, मैंने कहा बताइए टोटल चार्ज कितना फ्लो हुआ है 0 to 3 सेकेंड। क्या करने वाले हैं, डिफरेंशियल या इंटीग्रेशन? कम ऑन गेट द आंसर। हाँ जल्दी से आंसर लाइए, शाबाश। कम ऑन जो भी रेंज है इसमें इंटीग्रेट करिए। 30 आ रहा है, शाबाश, वेरी गुड। बनाए फटाफट से। मैं उम्मीद करता हूँ इंटीग्रेशन सबको आता है। क्या मैं इसे उम्मीद कर सकता हूँ? 3³ प्लस 3² है ना, ये हुआ। $36 यूनिट। ठीक है बेटे, ये कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं जो बेसिक फॉर्मूला हम सबको रटा पड़ा है, आई बराबर डी क्यू बाई टी, हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, आई बराबर डी क्यू बाई डी टी। उसमें क्या दो तरह के यूज रहेंगे, कभी मैं चार्ज देकर करंट पूछूंगा, कभी करंट देकर के चार्ज पूछूंगा। तो अकॉर्डिंगली आपको मैनेज करना आना चाहिए। और देखिए सिंपल सिंपल क्वेश्चंस की बात करते हैं। ये देखिए, मुझे बोल रहा है कि सपोज करिए 2 × 10⁶ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड मूविंग। बोल रहा है कहीं पे दिस मच इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड आर मूविंग। बोल रहा है करंट निकालिए। यस, क्या बोल रहा है, करंट निकालिए। डू यू नो करंट इज व्हाट, इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड या कूलम पर सेकेंड? यस यस यस, इलेक्ट्रिक करंट इज इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड या कूलम पर सेकेंड? कूलम पर सेकेंड। तो बेटे जो भी चार्ज पार्टिकल आपका चल रहा है, क्या उसको कूलम पर सेकेंड में बदल सकते हैं? यस, दैट बिकम्स करंट। आइए शुरू करें हम लोग। यस, दिस मच इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड ना, दिस मच, और एक इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में क्या दिस मच। सो व्हाट इट हैज बिकम, इज इट कूलम पर सेकेंड नाउ? We have been provided electron per second, but I am not interested in electron per second. We are interested in coulomb per second. तो सिंपली मल्टीप्लाई किया, जो भी आ सकता है आ जाएगा। मुद्दा है नहीं कि आंसर क्या आएगा, मेन चीज हमें मैनेजमेंट करना आना चाहिए उसका। -13 एम्पियर। क्लियर? आइए 10,000 अल्फा पर मिनट। कमान 10,000 अल्फा पर मिनट करंट चाहिए। क्या मैनेज करेंगे मेरे लिए आप लोग? जल्दी जल्दी काम करिए। 10,000 अल्फा पर मिनट। अल्फा कितना चार्ज कैरी कर रहा है बेटे? 2e, यू नो 2e। पर अल्फा के चलने से भी करंट बनेगा क्या? कमान, हाँ ये सीखना है। कुछ बच्चों का तो माइंडसेट ये बना कि इलेक्ट्रॉन, अरे भैया कोई भी चार्ज चला दे तू, बनेगा। और पर मिनट कुछ देखा चालाकी, पर मिनट। बोलो बेटे क्या कर लें, 60। दिस इज मेकिंग कूलम पर सेकेंड। सोल्व करिए, जो भी आता है सोल्व करिए। रफ आंसर बोल दीजिए। ये आपका हो रहा है 3.2 × 10⁻⁻19 -15/60, लगभग ये होगा। तो अगर मैं थोड़ा अप्रोक्स बात करूं बेटे, तो ये हो रहा है 0.5 × 10⁻16। थोड़ा रफ बात कर रहे हैं, बहुत एग्जैक्ट कैलकुलेशन में टाइम मत खराब करें, अपने को आगे बढ़ना है। ठीक है,
कर लेंगे बच्चे, है ना, रफ आंसर ये, जरूरत पड़ेगी तो एग्जैक्ट भी कर लेंगे, एग्जाम में देखेंगे क्या ऑप्शन रहेगा। कर पा रहे हैं बच्चे लोग? तो इस तरह से आप लोग करंट मैनेज कर सकते हैं। तो मैं आपको अलग अलग पैरामीटर बता रहा था। कंडक्टर में अपने आप करंट नहीं चला, बैटरी लगाने पे करंट चला, और बैटरी लगाने पे करंट क्यों चला मैंने बताया। और मेन मुद्दे की बात क्या थी, मैं आपको लाया इस फॉर्मूला पे का यूज करना सीख लीजिए। करंट इज नॉट इलेक्ट्रॉन पर सेकंड, करंट इज नॉट आयन पर सेकंड, करंट इज कूलम पर सेकंड, चार्ज पर सेकंड। तो वट एवर टाइप ऑफ चार्ज पार्टिकल आपको दिया जाए, ईमानदार से उसको कूलम पर सेकंड में कन्वर्ट करिए, और जो भी आना होगा वो आ जाएगा। और ऐसा आप करते भी हैं, आपने तो सेमीकंडक्टर पढ़ा है ना, तो मैं बताऊँ वहाँ करंट इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की वजह से बनती है। तो इलेक्ट्रॉन को भी आप कूलम पर सेकंड में कन्वर्ट करते थे, और होल को भी आप कूलम पर सेकंड में कन्वर्ट करते थे। वहां शायद ऐसा लिखते हो ना आप लोग, आई ई प्लस आई एच। तो जो भी इलेक्ट्रॉन था उसको भी आप कूलम पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, और होल को भी आप कूलम पर सेकंड में, एंड दैट टोटल बिकम्स द करंट ऑफ सेमीकंडक्टर। करते हैं आप लोग? चलिए ये भी आप कर लेंगे। आपको याद है मैंने आते ही बोला था, इस चैप्टर में हमारा मेन फोकस किसके बारे में है? कंडक्टर। हमें दुनिया भर की बातें करनी नहीं, हमें पूरा ध्यान किस पे देना है? कंडक्टर पे। तो मैं आपको करंट सिखा रहा था ना, तो हम जरा मेन मोटिव पे आ जाते हैं कि कंडक्टर में कितना करंट होगा, उसके बारे में बात करते हैं। आइए ये देखिए, मान लीजिए कोई कंडक्टर है, इस पे मान लीजिए मैंने बैटरी अप्लाई कर दिया। ऑब्वियसली आपने बता ही दिया था कि बिना बैटरी के तो भाई करंट चलेगा नहीं। मैंने बैटरी अप्लाई कर दिया, और बैटरी अप्लाई कर दिया, मान लीजिए इसका क्रॉस सेक्शन है ये ए, और यहाँ पे करंट है मान लीजिए आई। ठीक है, तो बेटे अगर मैं इसका डेवलपमेंट करता हूँ, फॉर्मूला का डेरिवेशन, वी आर गेटिंग एन ई ए वी डी। फॉर्मूला सबको रटा होगा, मुझे इसका यूज सिखाना है आपको। जो ठीक लगता है लिखते जाएं, ज्यादा टाइम मत खराब करें, बहुत सारा पढ़ना है इसके अंदर। आई बराबर एन ई ए वी डी। कंडक्टर में करंट का फॉर्मूला ये रहेगा। जरा इस फॉर्मूला की सारी बातें कर ली जाए। यस, सबको पहचान कर लें। बोलो बच्चे। चलिए सबसे पहचान कर लें। एन क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन चार्ज। ए बोले तो क्रॉस सेक्शन, एंड वी डी बोले तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और आप देख रहे हैं, अभी ये थोड़ी देर पहले मैं चिल्ला रहा था, आई थिंक मेरा फॉर्मूला ही उसी बात का सपोर्ट कर रहा है। देख रहे हैं करंट में किसका रोल है? वीटी का कि वीडी का? वीडी का। देख रहे हैं, बैटरी नहीं थी तो वीडी नहीं था, बैटरी नहीं थी तो वीडी नहीं था, और वीडी नहीं है तो करंट भी नहीं है। बैटरी है तो वीडी है, और वीडी है तो करंट है। मेक श्योर करंट का पूरा पूरा क्रेडिट मैं किसको देना चाहूंगा? वीडी। जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चे, जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला पे हमें कॉन्सेप्चुअल बातें नहीं करनी, न्यूमेरिकल। इसके ऊपर आप बुक्स में या अपने मॉड्यूल में क्वेश्चन पाएंगे। दो प्रोफाइल क्वेश्चन होते हैं। कैसे? कई बार तो हम आपको क्या करेंगे, सब दे देंगे, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतना है, एरिया रेडियस इतना है, वीडी इतना है, बोले करंट लाओ। हर आदमी कर सकता है, वो तो हो जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा सा हम लोग वेरिएशन डालते हैं कभी कभी स्टूडेंट को चेक करने के लिए। चेक करने के लिए कैसे? जैसे मान लीजिए एन, एन को पहचाने, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब, इलेक्ट्रॉन पर मीटर। अब छोटी छोटी चालाकियां कैसे होगी मैं आपको उसका आइडिया देता हूँ। कई बार हम आपको क्या करेंगे, एन दे देंगे, एरिया दे देंगे, वीडी दे देंगे, फट से बच्चा इसमें लगाएगा, सॉल्व करेगा। कभी कभी हम इस तरह देंगे, सब देखिए, बोलेंगे एन है मान लीजिए सपोज 2 × 10⁻22 इलेक्ट्रॉन पर सेंटीमीटर क्यूब, बोलेंगे जरा करंट ला। यस, एन दिया तो है, लेकिन इसको एज इट इज यूज। शाबाश, इसको एज इट इज यूज नहीं करना है। अब बताओ हम किस में डील करते हैं? एमकेएस। एंड व्हाट इट इज? सेंटीमीटर क्यूब। तो बोलिए इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बोलो बेटे क्या करूं? 2 × 10⁻22। यस, 10⁻6 से डिवाइड या मल्टीप्लाई? श्योर, वेरी गुड। नाउ इट हैज बिकम इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब। अब आराम से यूज करिए इसको। छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है, और सुनिए, छोटी छोटी जो जहां पे हम लोग फंस जाते हैं ना, वो बता रहा हूँ आपको। ठीक है, मल्टीप्लाई तो कोई भी करेगा, मेन चीजें सीखना है। और देखिए, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आप देखें अपनी बुक में, उसमें क्या दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जैसे क्या लिख रहा है वो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज, कुछ भी डेटा बोलता हूँ अपने मन से, 5 × 10⁻6 इलेक्ट्रॉन पर मीटर, ये दे रहा है। हालांकि समझ रहे हैं क्या भाषा का ट्विस्ट है? कमान, बच्चों को फंसाने के लिए खूब सारे ट्विस्ट डाले जाते हैं। व्हाट इज सेइंग, एक कंडक्टर में ऐसा है वैसा है, सब दे दिया, वीडी इतना है, बोल रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिस मच, और बोल रहा है कि करंट ला। फर्स्ट ऑफ ऑल पहचान, ये स्मॉल एन नहीं है, ये स्मॉल एन नहीं है। इज इट लीनियर डेंसिटी? यस। और मैं जो आपको पढ़ा के स्मॉल एन पढ़ा के लाया क्या था? वॉल्यूम डेंसिटी था। मेक श्योर वो डेंसिटी वर्ड यूज कर रहे हैं, आपको उसका यूनिट देखते हैं आपका चमक जाना चाहिए दिमाग में कि मामला भाई साहब तो
ये क्या ये है एन अपन वॉल्यूम, टोटल इलेक्ट्रॉन अपन वॉल्यूम या टोटल इलेक्ट्रॉन पर यूनिट लेंथ। यस, अगर आपको ये क्लिक करता तो आप मैनेज करेंगे। कैसे मैनेज करेंगे ये देखिए, बच्चा क्या करेगा, एन ई ए वी डी, ये फॉर्मूला है ना। अच्छा, एन को मैं लिखूं टोटल इलेक्ट्रॉन अपन वॉल्यूम, लिख दूं बेटे टोटल इलेक्ट्रॉन अपन वॉल्यूम, ई ए और वी डी, जरा देखना ये करिए क्या बचेगा, आई बराबर एन बाय एल इंटू ई इंटू वी डी। बोलिए क्या एन बाय एल अवेलेबल है? ये मैं छोटी छोटी चालाकियां बता रहा हूँ जो हम लोग गड़बड़ कर सकते हैं, वो देखिए ठीक है। एन बाय एल अब डाल देंगे, वी डी डाल देंगे, आंसर आ जाएगा। मुझे कैलकुलेशन नहीं कराना है, मुझे आपको मैसेज बताना है कि कहाँ कहाँ हम लोग गड़बड़ कर सकते हैं, उसको नोटिस करें और जो ठीक लगता है लिखते जाएं। भाई कई बार हम एरिया सीधे दे देंगे और कई बार एरिया नहीं देंगे तो रेडियस या डायमीटर दे देंगे, तो आप एरिया को पाई आर स्क्वायर मैनेज कर लेंगे, उसमें भी छोटी छोटी चालाकी की जाएगी। रेडियस या डायमीटर हो सकता है हम आपको मिलीमीटर में दे दें, तो आपने किस में करना है, मीटर में करना है। कई बार एरिया भी हम सीधा क्या करेंगे, मिलीमीटर स्क्वायर में दे देंगे। आप किस में खेलेंगे, आप हमेशा मीटर में छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे, तो अपना जो भी आंसर आना होगा वो आ जाएगा। ध्यान दीजिए बच्चे, ये सब कर लेंगे। ये तो हो गया फॉर्मूला का यूज। इसी फॉर्मूला का एक और तरह से यूज किया जाता है, एक और आइडिया के बारे में कैसे, सुनिए जरा। पहले मैं आपको बता दूं, तुमने नोटिस किया क्या कि एक टेबल बना के समझाता हूँ। अपने एग्जाम में भी इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है, हमसे पूछा जाता है कि मान लीजिए कंडक्टर है, इसका लेंथ चेंज कर दिया या इसका रेडियस चेंज कर दिया, तो बोले वीडी पे क्या असर पड़ेगा, वीडी डबल हो जाएगा, आधा हो जाएगा, इस तरह का। मैं एक थोड़ा सा थीम आपको बताता हूँ कि मैं किस तरह आपको ले जा रहा हूँ। बेटे बताइए, अभी थोड़ी देर पहले वीडी का फॉर्मूला पढ़ा था ना हम लोगों ने, वी ई टू बाय एम इंटू वी बाय एल पढ़ा था। और बेटे यहाँ से भी तो वीडी का फॉर्मूला क्या आ रहा है, दिस इज आई अपॉन एन ई ए, आ रहा है कि नहीं? मुझे बताएंगे वीडी का कौन सा फॉर्मूला सही है? दोनों सही है, दोनों फॉर्मूला सही है। अब जब लॉजिकल डिसीजन लेना होगा, लॉजिकल डिसीजन बोले तो जब मैं बोलूंगा यार इसको कम कर दिया, इसको हाफ कर दिया, तो उसका क्या होगा, इसको डबल कर दो। तो बच्चों ध्यान दीजिए, फिजिक्स में ऐसा कई बार हमारे साथ होगा, ये एक ही फिजिकल पैरामीटर के लिए मेरे पास ज्यादा फॉर्मूला होंगे। तो जब जब मैंने लॉजिकल डिसीजन लेने होते हैं, जब जब मैंने रेशियो मैनेज करने हैं, या मुझे डिसाइड करना है कि इसका क्या तो उसका क्या होगा, तो किसी भी फॉर्मूला के पीछे आंख बंद करके नहीं जाना है, सोच समझ के बात करनी है। सवाल में कहीं ना कहीं इशारा आ जाएगा कि आपके यहाँ क्या चीज कांस्टेंट है, और जैसा इशारा है वैसा काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, वट एवर चेंज यू आर डूइंग, इफ यू आर डूइंग द चेंजेस मेकिंग करंट कांस्टेंट, मेकिंग करंट कांस्टेंट, रीजन यहां से होगा। इफ यू आर डूइंग चेंजेस मेकिंग वोल्टेज कांस्टेंट, तो फिर डिसीजन यहां से होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये फॉर्मूला भी अपनी जगह सही है, ये भी अपनी जगह सही है, गलत कुछ नहीं है। कोई सवाल में मैं इससे डिसीजन लूंगा, कोई सवाल में मैं इससे डिसीजन लूंगा, तो मैं नहीं तय करूंगा किससे डिसीजन लेना है, सवाल तय करेगा। सवाल की लैंग्वेज से तय होगा कि हमें कौन सा फॉर्मूला चूज करना है। ये कुछ वैसा हो गया जो आप समझ से समझाता हूँ ना, जो आप समझ से समझाता हूँ। बोलिए काइनेटिक एनर्जी क्या लिखते हैं हम लोग, हाफ एम वी स्क्वायर लिखते हो ना आप लोग। मैकेनिक्स, मैकेनिक्स तो आप लोगों का स्ट्रॉन्ग होता है, वहां से आप लिखते हैं। ठीक है, कुछ गलत कहा मैंने? कुछ बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, बोले कि यार मैकेनिक्स तो, हाँ मैंने सुना है मैकेनिक्स आप लोगों का स्ट्रॉन्ग होता है। चलिए, तो काइनेटिक एनर्जी कौन सा फॉर्मूला सही है? दोनों सही है, आप समझ ही गए होंगे। फिर वही बात है, अगर मैंने बोला कि एक पार्टिकल का मास डबल किया, काइनेटिक एनर्जी का क्या, तो जो बच्चा यहाँ से बोलेगा वो क्या बोलेगा, बोले मास डबल काइनेटिक एनर्जी डबल। किसी ने ये पकड़ लिया तो क्या बोलेगा, बोले मास डबल काइनेटिक एनर्जी हाफ होता है। यस, कौन सा सही है? दोनों में से कोई भी आंसर देना पड़ सकता है, और सवाल इस तरह से हवा में नहीं मारा जाएगा। हम ऐसे नहीं बोलेंगे मास डबल किया तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, कुछ ना कुछ इशारा है। यस, मास इज डबल कीपिंग मोमेंटम कांस्टेंट, इशारा आ चुका है, मोमेंटम कांस्टेंट। तो आपने सिर्फ यहाँ जाना है और इससे आंसर लेना है। कीपिंग स्पीड कांस्टेंट, तो यहाँ जाना है फिर आंसर लेना है। सुन लिया आप लोगों ने? वही मेरा कहने का मतलब था कि आंख बंद करके किसी एक फॉर्मूला के पीछे मत पड़ जाइए, सोच समझ के बात करना पड़ेगा। और अगर ये समझ में आता है तो एक टेबल टाइप बना के एक ही सवाल में बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। ये हटा दूं ये वाला, सारे वेरिएशन उसी में डालते हैं, टेबल टाइप बना के सवाल करते हैं। आओ बच्चों, क्वेश्चन इज इफेक्ट ऑन वीडी, वीडी पर क्या असर होगा, ये मैं काम करने जा रहा हूं। आइए, ये देखिए,
करंट कांस्टेंट, वोल्टेज कांस्टेंट, यस, लेंथ डबल, रेडियस डबल। आ जाइए कुछ बात कर लेते हैं आपसे। यस, चलिए आंसर दीजिए। मैं दो सवाल ले रहा हूं, लेंथ इज डबल, दूसरा सवाल रेडियस इज डबल, और हाँ जानबूझ के उसमें दोनों वेरिएशन ला रहा हूं। यस, इफेक्ट ऑन वीडी, अगर करंट कांस्टेंट रखते हुए काम किया, बोलिए करंट कांस्टेंट का इशारा आ गया, कौन सा फॉर्मूला लेना चाहिए? वीडी इज, कम ऑन, आई अपॉन एन ई ए को बच्चे में ये लिख दूं ना, पाई आर स्क्वायर। चलो अगर वो वोल्टेज कांस्टेंट है तो ई टो बाय एम इंटू क्या वी बाय एल। चलो अब काम शुरू करें। यस, आइए पहले इसके आंसर बना लेते हैं, उसके बाद में करें। कम ऑन, हेल्प करेंगे मेरी, सब बच्चे मेरी हेल्प करेंगे। यस, वो भूल जाओ, वो है ही नहीं। कम ऑन बोलिए, कीपिंग करंट कांस्टेंट इफ लेंथ ऑफ कंडक्टर इज डबल्ड वीडी। कम ऑन, इसमें लेंथ आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेंथ आ रहा है कि नहीं आ रहा? और नहीं आ रहा तो मस्त रहिए, वीडी डैश विल बी सुन रहे हैं मेरी बात? तो कोई नालायक अगर इस पे जाएगा तो गलत आंसर लाएगा, इस पे जाना ही नहीं है। आपके यहाँ वोल्टेज कांस्टेंट नहीं तो आपको इस पे जाने का अधिकार नहीं है। ऐसा नहीं बोलना लेंथ डबल तो बोले तो उसको आधा कर दिया। सुन लिया आप लोगों ने? यस, व्हाट इज द सिचुएशन, करंट इज कांस्टेंट ना, तो आपको सब डिसीजन यहां से लेना। हो गया? और आइए, रेडियस डबल क्या तो वीडी हूं, क्या कर रहे हो बोलो? 1/4 हो जाएगा, सिंपल है, वीडी बाई 4 हो जाएगा। ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये वाला, ये अपने नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, मैं और भी कराऊंगा। चलो हेल्प करो मेरी, आ जाओ, कम ऑन। We are making these changes keeping voltage constant. Come on, length double VD, शाबाश, और रेडियस डबल है ना, रेडियस डबल किया है ना, रेडियस डबल कर दिया मैं तो, डबल कर दिया यार, तो भी सेम रहेगा। और रेडियस आधा करता तो है ना, आधा कर रहा हूँ यार। चलो रेडियस 1/4 करता हूँ। बात समझ में आ गई आप लोगों को? बत्ती चमक चुकी है आप लोगों की, हाँ समझ में आ गया। अगर वोल्टेज कांस्टेंट तो भाई साहब आप रेडियस पर डिपेंड नहीं कर रहे, रेडियस डबल कर, हाफ कर, कुछ भी कर, रेडियस पे असर होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। बोलिए, क्या मैं कह दूं वीडी डैश इज वीडी? तो रेडियस चेंज करने पर आपके वीडी पे असर हो भी रहा है और कभी नहीं भी हो रहा है। आप देख रहे हैं, कभी तो बोल रहे हो 1/4 हो जाएगा, कभी बोल रहे हैं अनचेंज रहेगा। तो सारा खेल कौन कंट्रोल कर रहा है? कंडीशन, कि आप करंट कांस्टेंट कर रहे हैं कि वोल्टेज, ये आपको सीखना है, इसको यूज करना चाहिए। आ जाएगा सबको समझ में? कोई क्रॉस क्वेश्चन किसी का? किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। बढ़े आगे, चलिए। अभी हम बात कर रहे थे कंडक्टर में करंट चलने के बारे में, फॉर्मूला आपने सीख लिया, और आपने इस तरह के क्वेश्चन भी आप कर लेंगे, लॉजिकल क्वेश्चन भी आप कर लेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। कुछ कॉन्सेप्चुअल बातें निकालते हैं, करंट फ्लो होता कैसे। यस, आइए वापस समझते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए करंट फ्लो हो रहा था, अभी अपनी बात चल रही थी। अगर हमें करंट फ्लो होने का फिनोमेना पता लग जाएगा तो वहां से कुछ अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन निकल के आ जाए। कैसे? आइए बेटे, आप कहते हो कि करंट, बैटरी लगाने पे करंट चलता है, तो वास्तव में होता क्या है कि बैटरी का जो नेगेटिव है ना, वो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है, वो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है, इलेक्ट्रॉन सर्किट में घूमते हैं और घूम करके बैटरी का पॉजिटिव पे वापस लौटते हैं। और ध्यान दीजिए, बैटरी बड़े ईमानदारी से काम करता है। 10 इलेक्ट्रॉन दिया तो 10 ही वापस लेगा, 20 इलेक्ट्रॉन दिया तो 20 वापस लेगा। अगर 10 इलेक्ट्रॉन उसने दिया है तो 10 ही वापस लेगा। आप बोलोगे यार 11 ले ले, नहीं चाहिए। बोले 9 ले ले, नहीं चाहिए। हाँ, क्या है, बेईमानी है कि ईमानदारी? ईमानदार, जितना देगा गिन के ठीक उतना वापस लेगा, ये बैटरी का स्टाइल है, ठीक है। और अगर ये बात हमें समझ में आ गई, ये मामला, तो देखो कितना आसान हो गया। ये देखिए 10 इलेक्ट्रॉन यहां से एंटर करिए, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन लौटाने? 10 लौटाने हैं। तो होता क्या है वास्तव में, प्रोसेस कैसे होता है कि आपके कंडक्टर में 10 इलेक्ट्रॉन घुसे, कंडक्टर के पास भी तो फ्री इलेक्ट्रॉन थे, उसमें से 10 इलेक्ट्रॉन अगली स्लाइस पे आ जाएंगे उसमें से 10 इलेक्ट्रॉन अगली स्लाइस पे, उसमें से 10 अगली स्लाइस पे, उसमें से 10 अगली स्लाइस पे, और यहाँ के 10 बाहर टपक जाएंगे। तो आप समझिए कि इस स्लाइस को कितने लोग, इस स्लाइस को कितने इलेक्ट्रॉन ने क्रॉस किया? 10। इसको भी 10, इसको भी 10, और इसको भी 10। बोलिए हर स्लाइस से रेट ऑफ चार्ज फ्लो अलग की सेम 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 सेम, इसीलिए हम बोल सकते हैं किसी भी कंडक्टर में हर जगह करंट सेम होता है। मेक श्योर मैं लिखवा दूंगा अभी क्यों क्यों सेम होता है? क्योंकि बैटरी जितना इलेक्ट्रॉन देगा ठीक उतना वापस लेगा। 10 दिया तो यहाँ 10 लौटाना जरूरी है, चॉइस नहीं है आपके पास। 10 दिया तो 10 ही लौटाना है। तो 10 कब लौटाए जा सकते हैं कि बाहर के 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ एंटर किए, यहाँ जितने इलेक्ट्रॉन थे उसमें से एक कदम आगे 10 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, वहां से एक कदम आगे 10 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। तो मुझे बताइए, अगर हर जगह से आगे 10 ही इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो हर पॉइंट पे रेट ऑफ चार्ज फ्लो अलग की सेम सेम, दैट्स इट। करंट हमेशा कैसा रहेगा? सेम रहेगा। अभी मैं लिखूंगा, सिस्टमेटिक लिखूंगा। एक बात,
दूसरी बात आपने नोटिस की क्या कि क्या लग रहा है आपको, जो 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ एंटर किए थे वही लौटा गए या कोई दूसरे 10? दूसरे 10, ये सब ये समझना है, वेरी गुड। जो 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ एंटर किए थे बेटे वो नहीं लौटाए गए हैं, कोई दूसरे 10। क्योंकि हुआ क्या है कि सब लोग एक एक कदम आगे खिसक गए, जो 10 यहाँ लौटाए, जो एंटर किए थे ना वो नहीं, कोई दूसरे। और कोई दूसरे लौटाए तो कब, थोड़ी देर बाद या सेम इंस्टेंट? सेम इंस्टेंट। हो क्या रहा है कि जिस इंस्टेंट में यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन एंटर किया, उसी इंस्टेंट में यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन बाहर टपक गया। थोड़ा देसी एग्जाम्पल बताता हूँ, सुने आप, उससे तुरंत समझेगा। देसी सुने, ये छोड़ना दिखता नहीं किसी को। मान लीजिए मेरे पास कोई प्लास्टिक का ट्रांसपेरेंट ट्यूब है, प्लास्टिक का ट्यूब है, ट्रांसपेरेंट ट्यूब है, ठीक है। और जानबूझ के मान लीजिए बच्चों, मैंने इसमें 4 बॉल लगा, 4 बॉल डाल रखा, नंबरिंग भी किया, ये लो 4 बॉल की जगह 4 बॉल डाल दी, हो गया। प्लास्टिक का ट्यूब है, 4 बॉल है। आप मेरे को बोले कि भाई तू ऐसा कर, एक बॉल और डाल इधर से, ठीक है डालता हूँ। जब मैं एक बॉल यहाँ से डालूंगा तो बोलिए, जैसे ये बॉल इधर जाएगी क्या एक बॉल यहाँ से टपक जाएगी? वही बॉल या कोई दूसरी बॉल? दैट्स इट, दैट्स इट, ऐसा यहाँ पे हो रहा है, सुन रहे हैं? और एक बॉल क्यों, अगर मैं यहाँ से लगातार बॉल डाले जाऊं, एक बॉल, 2 बॉल, 10 बॉल, 50 बॉल, तो भी क्या होगा, क्या इसके अंदर 4 ही बॉल रहेगी? यस। तो बोलिए, जिस जिस मोमेंट पे इंसर्शन होगा क्या उसी मोमेंट पे एग्जिट होगा? यस। यहाँ पर इंसर्ट होगा या एग्जिट होगा? इंसर्ट क्या थोड़ी देर बाद या सेम इंस्टेंट? तो बेटा एग्जैक्टली यही आपके कंडक्टर में होता है, उसको विजुअलाइज कराने के लिए मैंने बेसिक एग्जांपल लिया। तो इससे मुझे एक बात समझ में आ गई है क्या, बोलिए, इसमें नंबर ऑफ पोल्स कम ज्यादा होंगे, 4 ही रहेंगे? 4 रहेंगे। तो क्या मैं कह दूं आज के बाद करंट कैरिंग कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स का गेन होगा, लॉस होगा या अनचेंज? और मैंने सुना है इलेक्ट्रोस्टेट्स, हाँ, इलेक्ट्रोस्टेट में हम चार्ज को क्या पढ़ाते हैं, इज एक्सिस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज इज एक्सिस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोलिए, इस कंडक्टर को क्या इलेक्ट्रॉन का एक्सिस होगा क्या, क्या डेफिशिएंसी होगा क्या? आई थिंक जितना है उतना रहेगा, क्योंकि जब आप इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हो ना, उस इंस्टेंट पे यहाँ निकाल भी तो रहे हो भाई। तो बोले इसको इलेक्ट्रॉन का फायदा या नुकसान होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। इसीलिए आज के बाद नियम बन गया, करंट कैरिंग कंडक्टर इज ऑलवेज न्यूट्रल। करंट कैरिंग कंडक्टर इज ऑलवेज न्यूट्रल। मैं लिखवा दूंगा, ठीक है, एक बात तो पता लगी। और दूसरी बात कि हर पॉइंट पे करंट की वैल्यू अलग अलग की सेम 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 सेम, तो लिखना चाहिए। लिखें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, number of electrons entering at one end, number of electrons entering at one end are equal to number of electrons leaving other end, leaving exit wala leave, leaving other end, leaving other end, so सही बात है। तो इस जानकारी से 2 बातें निकली बेटे। सो करके फर्स्ट पॉइंट, करंट कैरिंग कंडक्टर ऑलवेज न्यूट्रल, शॉर्ट में लिख दो चाहिए तो। पहली जानकारी क्या निकल गया आज के बाद, वट एवर कंडक्टर यू आर हैविंग करंट कैरिंग कंडक्टर दैट इज ऑलवेज न्यूट्रल। एक बात पक्की हो गई, ऑलवेज न्यूट्रल। तो बच्चों को बताइए, अगर करंट कैरिंग कंडक्टर ऑलवेज न्यूट्रल है तो बोलिए कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा? नहीं बनाएगा। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड तो चार्ज ऑब्जेक्ट बनाते थे यार। यस, आप डिक्लेयर कर चुके हो भाई साहब की ये करंट कैरिंग कंडक्टर न्यूट्रल है, बोला ना आप लोगों ने। यस, तो अगर मैं आगे बढ़ के पूछूं, बताइए यहाँ बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। यस, क्योंकि न्यूट्रल बॉडी तो कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड बना ही नहीं सकती है। यस, मेक श्योर बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगा। और अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं होगा? होगा, वेरी गुड। मगर वो इस कंडक्टर ने नहीं बनाया, क्या वो बैटरी ने बनाया है? याद है आप लोगों को? यस यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, अंदर जरूर है, लेकिन अंदर भी इस कंडक्टर ने नहीं बनाया, क्योंकि कंडक्टर न्यूट्रल है भाई। न्यूट्रल बॉडी दुनिया में कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना सकता, ना बाहर ना अंदर। तो फिर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आया, इसने बनाया कि बैटरी ने बनाया? और आप इतना कॉन्फिडेंट क्यों कि बैटरी लगी हुई है? मान लीजिए मैं नहीं दिखाता, अरे करंट चल रहा है, तो करंट अपने आप चलता है कि ठोक ठोक के? करंट तो ठोक ठोक के चलता है। तो अगर आप बैटरी नहीं भी दिखाओगे, अगर आप बोल रहे हो करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो मैं समझ गया भाई तेरे यहाँ करंट चल रही है ना, यानी तेरा इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ रहा है। मैं जानता हूँ प्यार से तो बढ़ेगा नहीं, तो ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर रहा होगा। किसने बनाया, इसने या बैटरी ने? वेरी गुड। तो दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, करंट इज सेम एट एवरी ईच पॉइंट। शॉर्ट में लिख लो यार, ज्यादा टाइम नहीं खराब होगा। करंट इज सेम एट ईच पॉइंट, करंट इज कांस्टेंट एट ईच पॉइंट। क्लियर है? ये बात सहमत है आप? ओके। और अब इस बात से फिर क्वेश्चन निकल जाता है। आपने बोला करंट इज सेम एट ईच पॉइंट ना, इस बात पे क्वेश्चन कैसे बनता है? आइए ये देखिए। यस, करंट कैरिंग कंडक्टर है बेटे। यस, मान लीजिए है पोजीशन 1 और मान लीजिए पोजीशन 2, ठीक है। और चलो ऐसा करता हूं, 2 सवाल लेता हूं एक साथ।
ताकि और अच्छे से आपको डिफरेंस दिखेगा। सुने सुने, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है बेटे, और लेट पोजीशन 1, दिस इज पोजीशन 2, और एक और करंट कैरिंग कंडक्टर। डिफरेंस दिखाने के लिए एक साथ दोनों ले रहा हूं। मान लीजिए पोजीशन 1 है ये, और मान लीजिए पोजीशन 2 है। डिफरेंस दिख रहा होगा, बोथ आर करंट कैरिंग कंडक्टर। दिस इज यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। 1 और 2 पे क्रॉस सेक्शन सेम है, और 1 और 2 पे क्रॉस सेक्शन अलग अलग। हो गया? यस, आओ कुछ बातें हो जाए। कम ऑन, बोलिए। मैं आपसे कह रहा हूं यहाँ करंट I1 है और यहाँ करंट I2 है। बोलिए I1 I2 में कौन ज्यादा होगा? सेम, ऑब्वियसली सेम होगा। I1 और I2 यहाँ भी सेम होगा। ये मुझे सिखाना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं सब क्यों बोल रहा हूँ। देखो यार, यहाँ तो I1 I2 सेम होगा तो कोई भी मार देगा। बच्चों के पेट में दर्द शुरू होता है इस वाले केस में। बोले यार यहाँ कैसे सेम हो गया? कारण उसका क्या है? देखो बच्चे क्या फॉर्मूला सीख के आए ना, INEAVD, ये सीख के आया ना। तो कभी कभी ये गलत फहमी आ सकती है कि भाई जहाँ पे एरिया सेम सेम तो करंट सेम सेम। बोले यार एरिया अलग अलग तो करंट अलग अलग होना चाहिए। इस तरह की मिसकंसेप्शन आ सकती है। मेक श्योर, मैं भी आपको सिखाया हूँ, वट एवर कंडक्टर यू आर हैविंग, वेदर क्रॉस सेक्शन इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हर जगह करंट सेम होगा। यस, मैंने लिखा है, हर जगह करंट सेम होगा और होना भी चाहिए। इसको समझाने के बहुत सारे आइडियाज मेरे पास। यस, मैथमेटिकली समझा सकता हूँ, टेक्निकली समझा सकता हूँ, देसी विदेशी सब है मेरे पास आइडिया। सुने आप, किसी को अगर बिहेवियर वाइज चाहिए तो बोले कैसे हुआ, सोच के देखिए। करंट यूं जा रहा है तो क्या इलेक्ट्रॉन यूं आ रहे हैं? जिस मोमेंट पे यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन एंटर किए उस मोमेंट यहाँ 10 लौटाने हैं। तो कब हो पाएगा? बड़ी स्लाइस को भी 10 इलेक्ट्रॉन क्रॉस करें और छोटी स्लाइस को भी 10 इलेक्ट्रॉन, तो अल्टीमेटली हर स्लाइस से, हर पॉइंट से इलेक्ट्रॉन का रेट ऑफ फ्लो सेम है। मुझे फर्क पर नहीं पड़ता कि यहाँ पे बड़ा दरवाजा है कि यहाँ छोटा दरवाजा है, लेकिन अल्टीमेटली जो रेट ऑफ चार्ज फ्लो वो क्या सेम है। और ऐसा करना जरूरी है। यहाँ 10 दिए तो यहाँ 10 लौटाना जरूरी है। वो वेट नहीं करेगा कि आपका स्लाइस छोटा था कि बड़ा था। वो क्या बोल रहा है उधर कि 10 इलेक्ट्रॉन वापस चाहिए। तो अगर आपका बड़ा दरवाजा है तो भी 10 इलेक्ट्रॉन क्रॉस करेंगे, छोटा दरवाजा है तो भी 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उधर वेट हो रहा है, उधर 10 इलेक्ट्रॉन लौटाना जरूरी है। तो हर मामले में वेदर यू आर हैविंग छोटा स्लाइस या बड़ा स्लाइस, रेट ऑफ चार्ज फ्लो क्या है? सेम है। इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका। किसको चाहिए बोले यार फिर इस फॉर्मूला क्या हुआ? इस फॉर्मूला क्या हुआ बच्चे? एक्चुअली एरिया का जो इम्पैक्ट होता है ना, वो करंट पे नहीं आता, वीडी पे जाता है। यस, एक्चुअली होता क्या है बेटे, आपने पढ़ा होगा प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। उसमें क्या है कि एक्चुअली जहाँ एरिया ज्यादा होता है वहाँ वीडी कम हो जाता है, और जहाँ एरिया कम होता है वहाँ वीडी ज्यादा हो जाता है। तो एरिया का इम्पैक्ट जरूर हो रहा है, एरिया कम ज्यादा होने का इम्पैक्ट जरूर हो रहा है, मगर करंट पे नहीं हो रहा है भाई। किस पे हो रहा है? वीडी पे हो रहा है। यस, एरिया कम वीडी ज्यादा, एरिया ज्यादा वीडी कम। यूं समझिए ए और वीडी एक दूसरे को सेटल करते हुए चल रहे हैं। ए और वीडी एक दूसरे को बैलेंस और सेटल करते हुए चल रहे हैं, इसलिए हर जगह करंट कैसा रहेगा? सेम रहेगा। यहाँ भी पेट में दर्द चालू हो सकता है। बोले यार एरिया ज्यादा तो वीडी कम कैसे हो गया? ऐसे कैसे? मैं उसको बोल सकता हूँ, सुनिए देसी बोलता हूँ। जैसे अपने घर में जो पानी का लाइन होता है ना, फ्लेक्सिबल पाइप होता है ना पानी का, गार्डन वार्डन की, ये मान लीजिए पानी का फ्लेक्सिबल पाइप है। ठीक है, पानी आ रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। सोचो अपन जैसे पानी का पाइप का मुंह ऐसा दबा देते हैं, बोलिए क्या हुआ? एरिया कम, कम ऑन, एरिया कम या स्पीड ज्यादा? और जैसे मैं इसको नॉर्मल करता हूँ वापस, स्पीड कम, तो क्या रहा? एरिया कम, स्पीड ज्यादा, एरिया ज्यादा, स्पीड कम। क्लियर है सब लोगों को? तो अल्टीमेटली बोलिए क्या रहेगा? करंट सेम रहेगा। तो बोलिए अब मैं आगे कह दूं, वीडी इज आई अपॉन एन ही है ना। बोलिए आई सेम, एन, एन सेम रहेगा? नहीं नहीं, क्रॉस सेक्शन अलग अलग है। एन सेम रहेगा, किस पे डिपेंड करता है? मेटल, सिर्फ मेटल पे एन सेम रहेगा। ये तो वैसे बकवास है। बोलो बेटे, वन बाय कौन? एरिया वन कम है तो वीडी वन ज्यादा है, वीडी टू कम है। यहाँ पे आइए, कमान, क्या यहाँ तो वीडी1 बराबर वीडी2 होगा? यह हमें सीखना है। यस, क्रॉस सेक्शन सेम है तो भी करंट सेम है, क्रॉस सेक्शन अलग अलग तो भी करंट सेम है। ठीक है, इधर सुने। यस, पानी पी लो थोड़ा सा, पानी पियो थोड़ा सा। यस यू, पानी पी लो थोड़ा सा। आप थोड़ा ध्यान में चली गई थी। यू नो, बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। क्लास में ध्यान नहीं करें, रूम में जाके ध्यान में जा सकते हैं। क्लास में तो मैं इधर आपको इधर टिका के रखूंगा, ध्यान में नहीं जाने दूंगा। ठीक है, कोशिश भी करेंगे तो भी नहीं जाने दूंगा। ये बात समझ में आ गई सबको? देख लो जो ठीक लगता है। जल्दी लिखें प्लीज, जल्दी लिखें।
बड़े बच्चों आगे बढ़े। कितना पॉइंट हो गया? 5। कितना? 5 था, 6 था? करंट क्या था? 6 था। अब 7 पॉइंट करना है। चलिए 7 पैरामीटर शुरू करते हैं। बच्चों हम लोगों ने करंट के बारे में पढ़ा है। अगला पैरामीटर है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, इसको जनरली हम लोग जे से डिनोट करेंगे। करंट वाज आई, करंट डेंसिटी को जनरली जे से डिनोट कर रहे हैं। जैसा कि नाम ही आप देख रहे होंगे, दैट इज करंट थ्रू यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। करंट थ्रू यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। तो बेटा उसके हिसाब से जे का बेसिक फंक्शन क्या बनना चाहिए? आई अपॉन ए, ऑब्वियसली। ठीक है, जे बराबर क्या हो जाएगा? आई अपॉन। ये तो सब बेसिक हो गया। समझने वाली बात यह है कि करंट तो स्केलर था, ये वेक्टर है। यस, ये वेक्टर है। और अगर वेक्टर है तो भाई कोई ना कोई डायरेक्शन होना पड़ेगा। क्या डायरेक्शन लेते हैं इसका? अलोंग पॉजिटिव चार्ज फ्लो। लिख दीजिए, अलोंग पॉजिटिव चार्ज फ्लो। Make sure current was scalar, but current density is not scalar, that is vector along positive charge flow. ठीक है। ये तो इसका बेसिक है। अब इस फॉर्मूला को थोड़ा सा मैनेज करने जा रहे हैं हम लोग। कैसे? देखो बेटे, जे बराबर क्या पढ़ रहे थे हम लोग? आई अपॉन। ये पढ़ रहे हैं ना, आई। आई को भी क्या बताया था आपने? एन ई वी डी, और ये हो गया ए, ऐसे उड़ा दिया। नाउ एन ई वी डी वाज ई टो बाय एम इंटू कैपिटल ई ना। तो बेटे यहां से आ रहा है जे बराबर एन ई स्क्वायर टो बाय एम इंटू कैपिटल ई, ये आ जाएगा। और जो ब्रैकेट में अपने हैं, इसको मैं एक नया पैरामीटर शो कर रहा हूँ, दैट इज जे बराबर, बिल्कुल, जे बराबर सिग्मा ई। मैंने इसको लिख दिया और आप देख रहे हैं कि जे वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा ई वेक्टर। ये बहुत ही सुंदर रिलेशन हमारे पास आ गया, जे इक्वल टू सिग्मा ई। यू नो, जे भी वेक्टर है और एक्चुअली मेरे ख्याल से वेक्टर होता है। तो ये तो हो गया प्लेन फॉर्मेट, और ये उसी फॉर्मूला का क्या हो जाएगा? वेक्टर फॉर्मेट हो जाएगा। ठीक है। सिग्मा क्या मैं बोलता हूँ थोड़ी देर में, एक बार लिख लीजिए। वेरी यूजफुल फॉर्मूला, जे इक्वल्स टू सिग्मा ई। बच्चे जो रिलेशन आया है जे इक्वल टू सिग्मा ई, उसको बोलते हैं ओम्स लॉ। आपने सुना होगा ओम्स लॉ, वी इक्वल्स टू आई आर, ये तो सबको पता है ना ओम्स लॉ के बारे में। वो तो ओम्स लॉ है ही है, इसको भी ओम्स लॉ बोलते हैं। फर्क क्या है? हम फर्क समझिए। आई थिंक मैं वो चाहूँ तो भी वहां कहीं वेक्टर नहीं लगा सकता। यू नो, वोल्टेज भी स्केलर होता है, करंट भी स्केलर होता है, और रेजिस्टेंस भी स्केलर। मैं चाहूँ तब भी वहां वेक्टर नहीं लगा सकता। और क्या वेक्टर लगा पा रहा हूँ? यस। तो ध्यान दीजिए, इसको बोला जाता है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। क्या बोलते हैं इसको? वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। चलिए, ये भी हो जाएगा। नाउ एट पैरामीटर, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, मैं आपके सामने जो फॉर्मूला लाया हूँ, जे बराबर सिग्मा ई। इस सिग्मा के बारे में मैंने कभी नहीं बताया ना आपको, सिग्मा के बारे में बात करना पड़ेगा। यस बच्चे, सिग्मा को बोलते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, कंफ्यूज मत होना। इलेक्ट्रोस्टेट में सिग्मा वाश है सरफेस चार्ज डेंसिटी। याद है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया। हाँ, याद है आप लोगों को? इलेक्ट्रोस्टेट आपको आता है इसलिए याद दिला रहा हूँ। अरे हंस रहे हैं? हाँ, मेरे को बताया गया इलेक्ट्रोस्टेट आता है बच्चों को, मेरे को बोला है। चलिए, तो कंडक्टिविटी सिग्मा के बारे में बात करते हैं। आओ बेटे, सिग्मा आप खुद देख लीजिए, मैंने सिग्मा किसकी जगह प्लेस किया था? सिग्मा। यस, तो देख रहे हैं एन ई स्क्वायर टो बाय, ये हो जाएगा सिग्मा का एक्सप्रेशन। और बच्चों इसका नाम कंडक्टिविटी है। अभी मैं आपको बताऊंगा, ये रेजिस्टिविटी का इनवर्स होता है। रेजिस्टिविटी लिखते हैं ना रो, याद है ना? रो एल बाय। तो देखिए अभी थोड़ी देर में रो का एक्सप्रेशन आएगा, आप पाएंगे कि रो का एक्सप्रेशन का जस्ट इनवर्स आएगा। तो इसीलिए तो नाम हुआ ना। वो रो होता है रजिस्टिविटी, तो उसका इनवर्स शब्द क्या बोल दिया? कंडक्टिविटी बोल दिया। ये इसका एक्सप्रेशन। क्या मुझे गाइड करेंगे? बोलिए। टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, बोलिए सिग्मा का क्या होना है? रटने की जरूरत नहीं है, सोच के देखिए। यस, मैं आपको वो बिल्कुल इनिशियल से कहां से उठा के लाया, बिल्कुल वहां सोचिए। क्या सोचेगा बच्चा? टेम्परेचर बढ़ाएगा तो टक्कर ज्यादा होगी। बहुत देसी में बात करते हैं। कम ऑन, टेम्परेचर बढ़ा दो, क्या टक्कर ज्यादा होगी? टक्कर ज्यादा होगी तो आराम करने का टाइम कम। टो डाउन, टो डाउन, क्या सिग्मा डाउन? यस। टेम्परेचर बढ़ाना है तो ऑब्वियसली टो डाउन, और टो डाउन तो बेटे सिग्मा भी डाउन। यानी हम बोल सकते हैं मेटल्स को गर्म करने पर उनका कंडक्टिविटी कम हो जाएगा।
ये था सिग्मा के बारे में। मुझे बताएंगे, अगर मैं आपके मेटल की जो लेंथ है, कंडक्टर की जो लेंथ, उसको डबल कर देता हूँ, सिग्मा का क्या होगा? मैंने लेंथ को डबल कर रहा हूँ, और ट्रिपल किया तो, और हाफ किया तो, अच्छा रेडियस को डबल कर दें, कमान कमान कमान, अनचेंज की सेम 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 सेम, मेक श्योर सिग्मा इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल, सिग्मा इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल दैट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मेटल ओनली, कमान। वो पता है ना क्यों डिपेंड कर रहे हैं? एन और ये, एन और टो, एन यानी मेटल, और टो यानी कि मेटल एंड टेम्परेचर। आई थिंक आपके पास मेटल और टेम्परेचर के अलावा कोई तीसरा फिगर नहीं जिसमें सिग्मा डिपेंड कर जाए। तो अगर आप कंडक्टर की लेंथ को डबल आधा करेंगे, या कंडक्टर की डायमेंशन को आप कुछ भी करते रहिए, रेडियस को डबल करिए, आधा करिए, सिग्मा पे असर होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, तो हम बोल रहे हैं। कमान, 9th पैरामीटर इज रेजिस्टेंस। जी हाँ, रेजिस्टेंस। ध्यान दीजिए, अभी हमारी बात चालू थी कंडक्टर से, और आपने मुझे बोला था कि बिना कंडक्टर में बिना बैटरी लगाए करंट नहीं चलेगा। मैंने ही माना और आपने ही माना। ठीक है भाई, बैटरी लगा दिया, ये देखिए। आप बोलते थे कंडक्टर में बैटरी लगाओ तो करंट चलेगा, ठीक है भाई, मैंने बैटरी लगा दिया, आपकी बात मानी, बैटरी लगा दिया। बैटरी लगाते तो क्या बोला था आपने? इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू हो गया। यस, हाँ बिल्कुल सही है, करंट फ्लो शुरू हो गया ना, इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू हो गया। अरे क्या लगता है आपको, क्या आपने इलेक्ट्रॉन को दौड़ने के लिए खाली मैदान दे दिया है क्या? नहीं। मुझे लगता है अगर ये कॉपर का टुकड़ा है तो क्या इसमें कॉपर का एक लेटिस बना होगा, पूरा कॉपर के एटम्स का पूरा जाल बना होगा। अगर ये सिल्वर का टुकड़ा, उसमें सिल्वर के एटम का पूरा एक लेटिस पूरा जाल बना होगा। तो क्या लगता है आपको? आप बोलते हो करंट चलने लग गया, करंट चलने लग गया, करंट चलने लग गया, तो क्या इलेक्ट्रॉन को दौड़ने के लिए क्या खाली मैदान दे दिया है क्या? नहीं। क्या आज भी इलेक्ट्रॉन को टकरा टकरा के जगह बना बना के आगे जाना पड़ेगा? यस, आज भी इलेक्ट्रॉन को जगह बना बना के स्ट्रगल कर करके आगे जाना पड़ेगा। तो मैं समझ गया कि जब बैटरी लगाने पे चार्ज का फ्लो शुरू हो जाता है, तो चार्ज का फ्लो आज भी आसान नहीं है। क्या आज भी चार्ज के फ्लो को स्ट्रगल करना पड़ रहा है? यस, स्ट्रगल करना पड़ रहा है। यानी मैं समझ गया कि मटेरियल खुद, कंडक्टर खुद क्या कर रहा है? चार्ज के फ्लो को होने दे रहा है कि रजिस्ट कर रहा है? यस, तो मैं समझ गया कि कोई भी जो करंट कैरिंग सिस्टम होता है, नॉट ओनली कंडक्टर, कोई भी करंट कैरिंग सिस्टम क्या करता है? चार्ज के फ्लो को थोड़ा सा अपोजिशन ऑफर करता है। दैट अपोजिशन इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस। उसके बारे में हम लोगों को बात करनी है। तो आप जानते हैं रेजिस्टेंस का बेसिक फॉर्मूला, डायरेक्ट देते हैं, वोल्टेज अप्लाइड अपॉन रिजल्टिंग करंट। ऑब्वियसली हर आदमी जानता है रेजिस्टेंस। तो मैंने आपको मीनिंग बताने की कोशिश किया। रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या हो गया कि कोई भी जो करंट कैरिंग सिस्टम होता है, क्या उसमें बैटरी अप्लाई करेंगे तो करंट जरूर चलेगा, लेकिन बच्चे करंट चलना आज भी आसान नहीं है। करंट को यानी चार्ज को आज भी बहुत स्ट्रगल कर करके, बहुत मेहनत करके, बहुत परेशानी झेल के आगे बढ़ना पड़ रहा है। और ये परेशानी हम ऑफर नहीं कर रहे। क्या ये परेशानी मैं इंटेंशनली डाल रहा हूँ क्या? नहीं ना। अगर आप कॉपर का पीस लोगे तो कॉपर के एटम मैंने मिलाए हैं क्या? अरे कॉपर का पीस है तो इसमें कॉपर के एटम अपने आप ही है, मैंने थोड़ी इंटेंशनली मिला दी इसमें। इसका मतलब क्या हो गया? इस सिस्टम खुद चार्ज के फ्लो को हल्का सा अपोजिशन ऑफर करता है। दैट अपोजिशन इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस। एंड रेजिस्टेंस, तो अगर मैं डिफाइन कर दो, बोल दूं रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू अपोज द चार्ज फ्लो, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू अपोज द चार्ज, ये तो प्रॉपर्टी हो गया। फिर आपने बोला भाई प्रॉपर्टी बहुत हुआ यार, काम की बात कर, वैल्यू की बात कर। तो बेटे, कभी भी किसी सिस्टम का रेजिस्टेंस का वैल्यू बनाना तो क्या करना पड़ेगा? अप्लाइड वोल्टेज अपॉन रिजल्टिंग करंट। यस, अगर मान लीजिए ये कंडक्टर, आप मेरे को बोले भाई इसमें रेजिस्टेंस है क्या? मैं बोलूंगा दुनिया की हर चीज में रेजिस्टेंस इसमें भी है। आपने बोला वैल्यू बोल कितना है? वैल्यू बोल कितना है? मैं इसके ऊपर कोई ना कोई वोल्टेज लगा दूंगा। मान लीजिए मैंने इसके ऊपर 10 वोल्ट लगाया, इसे मन से बोल रहा हूँ। आपने बोला रेजिस्टेंस बोल, मैंने इसके ऊपर 10 वोल्ट अप्लाई कर दिया। बॉस वोल्टेज लगाते तो करंट चली जाएगी। कंडक्टर कंडक्टर, हाँ, तो मैंने मेजर कर लिया, पता लगा करंट चली 2 एम्पियर। तो मैंने वोल्टेज कितना लगाया था? 10। और बदले में कितनी करंट चली? 2, 10/2 5। मैं बोलूंगा हाँ यार मैंने गिन लिया, इसका रेजिस्टेंस कितना है? 5 है। इतना ही आसान है। तो जब भी जहां भी आप लोगों ने रेजिस्टेंस चाहिए होगा, आप क्या करेंगे? वोल्टेज करंट का रेशियो मैनेज करेंगे। दैट विल प्रोवाइड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। दैट विल बी द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, V अपॉन I। और आप सबको बताइए ओम में मेजर करते हैं इसको, पता होगा ना ये तो। ध्यान दें, जो रेजिस्टेंस है ना, इसका एक इनवर्स शब्द होता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, उसको जनरली G से लिखते हैं, और G सिंपली 1/R। कंफ्यूज मत होना। रजिस्ट्री कंडक्टिविटी जो है ना सिग्मा, वो रो का इनवर्स है। कंफ्यूज मत होना यार, सिग्मा और रो आपस में इनवर्स है। और रेजिस्टेंस का इनवर्स सिग्मा नहीं है, रेजिस्टेंस का इनवर्स क्या है? कंडक्टेंस। यू नो, नाम फील करो ना, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, यू नो, वीटी, यू नो, ताल से ताल मिला, एकदम आसान हो रहा है। नहीं हो रहा है? रजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस, रिकॉल करना बहुत आसान है, ठीक है।
चलिए, तो बेटे ये हो जाएगा। और कंडक्टेंस का यूनिट अगर बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स, मोह या उसाइमन वगैरह जो भी आप लिखते हैं हो जाएगा ना। चलिए, ओम इनवर्स या मोह वगैरह जो भी लिखते हैं। चलिए, अब जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो रेजिस्टेंस के बारे में आपको बता रहा हूं, तो आपने तो पता है ये चैप्टर में अपना पूरा फोकस किसकी तरफ है, कंडक्टर। बोले यार कंडक्टर का रेजिस्टेंस बोल, तू कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना होता है, आइए कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना होता है। जैसे मानिए कोई कंडक्टर था और मान लीजिए यहाँ से आई करंट चल रहा है, ठीक है। आपने बोला भाई इसका रेजिस्टेंस बोल कितना है, रेजिस्टेंस चाहिए, ये लीजिए कंडक्टर है एल, ठीक है। रेजिस्टेंस यू नो आई वाज एन ई ए वी डी ना, बेटे इसको देखो क्या लिख रहा हूँ, एन ई ए वी डी, वी डी को क्या लिख रहा हूँ देखना, ई टो बाय एम इनटू क्या वी बाय एल, लिख दिया तो लिख दिया। और पता है मेरे दिमाग में क्या खुरापात चल रही है, मेरे को पता है कि मुझे बच्चों के लिए रेजिस्टेंस डेवलप करना है, और रेजिस्टेंस मेरे दिमाग में क्या वी अपॉन आई होता है ना, तो मैं दुनिया भर की इक्वेशन लिख रहा हूँ आपके सामने, लेकिन अल्टीमेटली दिमाग में क्या खुरापात चल रही है, मुझे वी अपॉन आई मैनेज करना है, देख रहे हैं आप लोग। तो मैं अकॉर्डिंगली मैनेज करने जा रहा हूँ, देखो ना वी अपॉन आई, बाकी सबको भगाओ दूसरी तरफ, वी अपॉन आई यू आर गेटिंग एम अपॉन एन ई स्क्वायर टो इंटू एल बाय ए। और बच्चे ये जो आया है ना, ये इसको क्या लिखते हैं, रो एल बाय ए, और वी अपॉन आई, आर यू आर गेटिंग इज रो एल बाय ए, जो कि हम सब बचपन से पढ़ रहे हैं, रेजिस्टेंस इज रो एल बाय ए। और आप देखते हैं कि ये जो फिगर है इसको क्या दिखा है, क्या रो, और आप देख रहे हैं क्या ये फिगर इसका जैसे उल्टा हो रहा है कि नहीं हो रहा, वही बात है, लिखने जो ठीक लगता है, जिसको जो ठीक लगता है लिखते जाए। क्लास शुरू हो चुकी है, हाँ अब तो जग गए होंगे आप लोग, वेरी गुड। बोलो आगे, लिखा है बच्चे, जल्दी लिखो टाइम खत्म हो रहा है यार, बोलो आगे बोलो, चलो बे आ जाओ। यस, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपने जान लिया, और बेटा अभी अभी आप देख रहे हैं कि ये कितना पैरामीटर, नाइन्थ टेंथ टेंथ पैरामीटर रेजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी रो। जैसा कि आप देख रहे हैं रो का फॉर्मूला क्या हो रहा है अपने पास, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टू, ये हो रहा है ना रो का फॉर्मूला। और आप देख रहे हैं सिग्मा का जस्ट उल्टा फॉर्मूला है, ये देखो सिग्मा का फॉर्मूला आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना, उसका इनवर्स आया है। इसलिए ये सब सिखाने का तरीका होता है, देखो यार आज के बाद परमानेंटली दिमाग में फीड कर लो, सिग्मा और रो क्या है, जस्ट एक दूसरे के इनवर्स है, क्लियर, ये हो जाएगा। ये रो के बारे में हो गया। क्या आप मुझे बता सकते हैं रो किस पे डिपेंड कर रहा है, कम ऑन, रो किस पे डिपेंड कर रहा है, मेटल एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रो कम हो जाएगा या बढ़ेगा, कुछ लोग बोल रहे हैं कम हो जाएगा, सोच लो बे, सोच लो बे, टाइम लो, बेसिक पे जाओ बे। टेम्परेचर बढ़ाना तो क्या इलेक्ट्रॉन चलेंगे, तेज चलेंगे, क्या टक्करें ज्यादा होगी, आराम करने का टाइम कम, तो डाउन क्या रो बढ़ जाएगा, तो डाउन रो बढ़ जाएगा। चाहो तो लिख ही लो यार, एक क्वेश्चन टाइप बना के लिख लो वरना भूल जाओगे आप। टेम्परेचर बढ़ाना तो टो डाउन, और टो डाउन तो रो बढ़ना है। तो स्पेशल बात नोटिस किया आपने, रो इंटू सिग्मा, इज इट मेकिंग वन, कमान, अरे आप बोल रहे हो रो सिग्मा तो उल्टा है ना यार, तो बोलो रो सिग्मा का मल्टीप्लाई क्या होगा, वन आएगा। यस, मेरा सवाल का जवाब दीजिए, टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो रो और सिग्मा का प्रोडक्ट बढ़ेगा, कम होगा, या सेम सेम, सेम सेम, ऑब्वियसली वो तो कांस्टेंट रहने वाला है, वो तो आपको नोटिस हो रहा है, जरा जरा सी बातें उनको मैं नोटिस करवा रहा हूँ। और आइए, हाँ जी, मैं कंडक्टर का लेंथ डबल कर रहा हूँ, यस, और हाँ कंफ्यूज मत होना, इधर आ जाओ, ये रहा रेजिस्टेंस आर, ये रहा रो, ठीक है, ओके। क्या आप देख रहे हैं रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर जो है, रेजिस्टेंस वो तुम्हारी डायमेंशन पे डिपेंड करेगा, लेंथ एरिया ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, रो तुम्हारे कंडक्टर की डायमेंशन पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा, पता लग रहा है आप लोगों को, चलिए आंसर दीजिए। अगर मैं आपसे आपसे बोल रहा हूँ मैंने कंडक्टर लेंथ डबल किया है, रेजिस्टेंस का क्या होगा, डबल हो जाएगा, कंडक्टर का लेंथ डबल किया, रो सेम रहेगा, पता लग रहा है। मेक श्योर रो इज द करेक्टरिस्टिक, रो इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो आपके मेटल का लेंथ कितना है वो सब कितना, वो सब बकवास है, रो इज द करेक्टरिस्टिक, और करेक्टरिस्टिक इसका मतलब क्या हो गया, उसको किससे मतलब है, डायमेंशन से कि मेटल से, ऑफ कोर्स टेम्परेचर भी डिपेंड कर रहा है, लेकिन मैं बोल सकता हूँ रो इज द करेक्टरिस्टिक, यस स्टेटमेंट पहचानिए, यस, रेजिस्टेंस इज द करेक्टरिस्टिक एट कांस्टेंट टेम्परेचर, गलत है, रेजिस्टिविटी इज द करेक्टरिस्टिक एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सही है, मेरी बात समझ में आ रही है।
यानी अगर आपने टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया तो पर्टिकुलर मेटल की रो चेंज हो गया, कांस्टेंट हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि किस पे डिपेंड कर रहा है, मेटल और टेम्परेचर। जबकि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, डायमेंशन भी डिपेंड कर रहा है। सुन रहे हैं मेरी बात? चलो आंसर दो फटाफट से। लेंथ ऑफ कंडक्टर डबल किया, बोलिए रेजिस्टेंस का क्या, डबल, रेजिस्टिविटी का क्या, सेम रहेगा। सुन लिया आपने? अब कुछ बच्चे कलाकार होते हैं, कुछ बच्चों के मन में बुरे विचार आते हैं, कैसे आते हैं जरा सुन लीजिए। जैसे मैंने बोला लेंथ डबल किया, लेंथ डबल किया तो मैंने बोला बता रो का क्या होगा, ये पूछा आपसे। अब जैसे मैं तो बोल रहा हूँ कि रो का कुछ भी नहीं होगा, सेम रहेगा, ये बोल रहा हूँ ना मैं। कई बच्चे मेरे पास आते हैं, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, बोले सर रो इक्वल टू आर ए बाई एल। बोले अब आ जाओ, सुन रहे हैं? भीड़ में कलाकारों की कमी नहीं है। अपनी घंटी बजी के टाइम है ना, अभी 25 तक है ना क्लास, बहुत बड़ी। चलिए तो सुने, कई बच्चे मेरे को जो आर्ग्यूमेंट करते हैं वो बोलते हैं सर इस फॉर्मूला से देखो लेंथ डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, रो आधा हो जाएगा। ऐसा लगता है? हाँ खुद हो जाएगा भाई। क्या जवाब है इसका? रो इज द करेक्टरिस्टिक, वो लेंथ पर डिपेंड नहीं करेगा। ये फॉर्मूला सही तब होता जब आर की वजह से रो होता। मुझे बताइए आर की वजह से रो है कि रो की वजह से आर है? यस, ये स्टेटमेंट मुझे सुनना है। बॉस आर की वजह से रो नहीं है, मेटल में रो करेक्टरिस्टिक होती है और उसकी वजह से मेटल का आर होता है। शब्द पकड़ पा रहे हैं मेरे? मेटल में करेक्टरिस्टिक रेजिस्टिविटी, उस प्रॉपर्टी उस करेक्टरिस्टिक की वजह से आपके मेटल में क्या है, रेजिस्टेंस अवेलेबल है। मेक श्योर आर की वजह से रो है कि रो की वजह से आर है? रो की वजह से आर है, आर की वजह से रो नहीं है। सुन लिया है? किसी को लगता है यार ये फॉर्मूला से कर ले, अबे कहां से कर ले, इसका मतलब क्या हो गया कि आर की वजह से रो है? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। कुछ लोगों को डाउट है। अच्छा ये बताओ ना, पेरेंट्स की वजह से हम लोग हैं कि हमारी वजह से पेरेंट्स हैं? इसमें भी डाउट है, बोले सोच के बताएं। बोले अभी घर जाके पूछेंगे थोड़ा सा। मतलब आप समझ गए ना? अगर लिंक की बात करें, नहीं नहीं बहुत थोड़ा देसी एग्जाम्पल बोल देता हूँ मैं कभी कभी, लेकिन लिंक बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल है, आप समझो ना। ये बात सही है, जैसे मान लीजिए कि ये आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है, ये आपके पेरेंट्स हैं, और ये बात भी सही है कि आप उनके बच्चे हैं। दोनों बातें सही है ना? मान लीजिए मैं बोलता हूँ एक्स वाई के वाई जो है वो एक्स के पेरेंट्स हैं, और मैं बोल दूं कि एक्स जो है वाई का बच्चा है। बात तो दोनों सही है, लेकिन अल्टीमेटली बच्चे की वजह से पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स की वजह से बच्चा है। तो बोलो भाई इसमें बाप कौन है, आर या रो? रो बाप है और आर कौन है, बच्चा है। मेक श्योर आर कौन है, बच्चा है। तो मेक श्योर रो की वजह से आर है, आर की वजह से रो नहीं। क्लियर है सब लोगों को? कुछ लोग तो अभी डाउट कर रहे हैं, फोन पे पूछना पड़ेगा, बोले अरे इतना तो समझते होंगे यार, इतना पेरेंट्स की वजह से बच्चे होते हैं ना, क्या बोलेंगे सब। इतना उसमें भी डाउट कर रहे हैं। अच्छा बताओ ना, दुनिया में कौन आप पहले है कि पेरेंट्स पहले है? इसमें भी डाउट है क्या? इतना सोच रहे हैं, बोले कि यार ऐसे कैसे हो गया, बोले कुछ लोग इसमें भी कंफ्यूजन हो रहे हैं। तो फाइनल करें, आर की वजह से रो है कि रो की वजह से आर है? रो की वजह। रो इज द करेक्टरिस्टिक, रो इज द बिहेवियर ऑफ मेटल, रो इज द स्टाइल ऑफ मेटल। यस, रो इज द करेक्टरिस्टिक, रो इज द बिहेवियर, रो इज द स्टाइल ऑफ मेटल। और रो की वजह से आपके मेटल के पर्टिकुलर टुकड़े में आर की वैल्यू डेवलप होती है। सुन लिया सबने? चलिए तो बच्चे हो गया बेसिक, बेसिक कहानी आज हो गई है, और अगले लेक्चर में हम लोग चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। आई थिंक बेसिक समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया है क्या? अगले लेक्चर में आते हैं बहुत सारा पूछने वाला हूँ। बेसिक समझ में आ गया ना आप लोगों को? अगले लेक्चर में आते हैं बहुत सारा पूछूंगा, आगे क्लास में बाद में शुरू करूंगा। पहले जो आज कहानी सुनाई सब पूछूंगा, सारे ऑर्डर्स पता होना चाहिए, डिपेंडेंसी पता होना चाहिए, सब पूछूंगा। ये डबल किया तो उसका क्या होगा, तो जो बता पाएगा वो बैठेगा क्लास में, वो जो नहीं बता पाएगा उसको बाहर जाना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? बहुत बढ़िया, अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। आज बेसिक था तो टाइम ऐसे निकल गया, अगली क्लास में फुल फ्लेजेड पढ़ाई शुरू हो जाएगी। आज तो बातें करने में टाइम निकल गया अपना।